चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। तो इबाद फ़रूकी साहब, तो मेरा ख़्याल है माइक कल की तरह पहले की तरह म्यूट करके बैठे होंगे, कहेंगे मैं घर हूँ, तो चलो इन्हें माफ़ी देते हैं। तो हम चलते हैं शुएब सादिक साहब की तरफ। तो शुएब भाई बताएँ, जो कल हमने क्लास ली थी उसमें कुछ चीज़ें आपकी डिस्कस करने वाली हैं? शुएब भाई? ओए होए! यार ऑन है आवाज़। शुएब भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आवाज आ रही है। सॉरी, मैंने वो आज इसमें मैं रिवाइज नहीं कर सका। अच्छा, कल आपने पढ़ा थोड़ी क्या था? ये तो बताएँ। कल सर हमें ये जो विद होल्डिंग से रिलेटेड जो है ना, वो चीजें चेक की थी। अच्छा, और सिर्फ़ दूसरा विथहोल्डिंग वाली चीज़ें? क्रेडिट, जो टैक्स क्रेडिट है, वो किन चीजों पे हमें अवेल हो सकता है, उनकी जो पोर्टल्स से हमने वो देखी थी, किन किन सेक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं। और दूसरी वो चीज थी टैक्स रिडक्श, एक वो थी। अच्छा। जी, अच्छा जी, शुएब सादिक साहब आप बताएँ क्या कल पढ़ा था? मैं बता चुका हूँ सर आपको। नहीं, मैं इनसे पूछना था। अच्छा, आप बता चुके हैं, अच्छा ठीक है। जी जी। फिर शहज़ाद साहब, शहज़ाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक्चुअली कल सलाम। मैं अवेलेबल नहीं था और मतलब आपने पोर्टल को भी एक्सेस करता रहा, अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो देखता रहा। मैं कॉल भी की थी उनको, तो मेरे ख्याल अच्छा, से पोर्टल एक्सेसिबल नहीं था, तो मैं वरना तो आपको पता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, पोर्टल शायद वो अपग्रेड वगैरह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जी जी, लगभग तो वो नहीं ओपन हो आएगा। रहा ना, तो मैं हाँ, बड़ा क्यूरियस था कि आज क्या पढ़ा है, वो जरा रिवाइज करके फिर क्लास में आए मतलब। अच्छा, बस तो सर ये काइंडली अगर 5 मिनट्स में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें नहीं यार, क्या। वो मुझे उतना वो जल्दी मज़ा नहीं आता कि वो जितना वो तमीद बाँधी होती नहीं, है ना। सिर्फ टॉपिक दे देना कि क्या क्या चीज तो पढ़ी थी, ताकि टॉपिक मैं में फिर हमने उसको। उसको विथहोल्डिंग को लिंक किया था, फिर विथहोल्डिंग क्या फाइनल होती है, एडजस्टेबल होती है, उसको लिंक किया था। फिर टैक्स अच्छा, क्रेडिट थोड़े से बताए थे, डिडक्टिबल अलाउंसेस का देखा था, ठीक है। फिर हमने चलो सर देखा रिकॉर्डेबल वो मिल जाएगा इंशाल्लाह ना, हाँ, क्या नहीं दिक्कत। वो तो आपको मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो वो वो इंशाल्लाह अपैरेंटली थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा ना उसको वैसे अगर मैं बताऊँ। नेक्स्ट ठीक टाइम इंशाल्लाह सर आपको एक्सक्यूज नहीं होगा। ये अरे फर्स्ट टाइम है कि मैं क्लास नहीं ली। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी जी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। जी मैं अच्छा, बिल्कुल ब्लैंक हूँ ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलें, जी सर, ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक चलें जी, मेरा ख़्याल है जो लोग पढ़ के आते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं भी पढ़ के आते फिर भी अच्छी बात है। आते तो हैं, हाज़िरी तो लग जाती है ना, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। अच्छा जी, हम घूम रहे थे पोर्टल पे, आप लोग को याद होगा, ठीक है? तो चलिए हम पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। जी, आपके सामने उम्मीद है स्क्रीन शेयर हो गई होगी, ठीक है? अच्छा जी, इसमें आपको बता दें कि हमने मेरा ख़्याल है टैक्स ईयर का भी आपको पता है, ठीक है? हमने कानून की जो हल्की-सी मैपिंग की थी, वो भी आपको सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है? तो अब मैं जो आज का जो हमारा एजेंडा है जिस पर बढ़ रहा हूँ ना, वो मेरा एजेंडा ये है कि हम सैलरी की रिटर्न के बारे में मुझे ये बताएँ कि सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ना? सारी चीज़ें? बिल्कुल खामोशी का समा है। जी जी सर, मैंने तो अपना रिटर्न मुश्किल से तकरीबन 6 to 7 years खुद ही फाइल कर रहा हूँ, तो वो अच्छा, सी चीजें तो लिखी हुई हैं अच्छा, मैक्सिमम। लेकिन ये है कि वो कानून के मुताबिक किन चीजों का क्या मतलब है, वो जरा अच्छा। सीखना है। जी सर। नहीं तो आपने जो मैंने कुछ सेक्शन आपको असाइन किए थे, आप लोगों ने नहीं देखे? कुछ चीज़ें मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि यार ये सेक्शन देख लेना। नहीं देखे थे? हल्का-सा मैं बता देता हूँ लेकिन ना सिर्फ़ मेरे बढ़ाने से चीज़ें नहीं आने वाली। आप लोगों को खुद थोड़ा-सा पढ़ना-पढ़ाना पड़ेगा और आप नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ठीक है? पहले भी उस दिन मैंने आपको कहा था, हसन पढ़ के आया था, ठीक है? हसन सफदर और बाकी सारे लोगों ने कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। फिर भी मैं ज़रूरी समझा कि मोटा-मोटा चीज़ों को आपको बता दूँ कानूनन, ठीक है? इतना नहीं कानून पढ़ना कि आप लोग वो अवज़ार ही हो जाएँ।
इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इसमें आपको बताते चलें कि इनकम फ्रॉम सैलरी में स्लाइड पर चलिए, जो सैलरी है, ठीक है, इसमें आपको बताया था मैंने कि आपकी जो रेलिवेंट प्रोविजन है, जो कानून के सेक्शन है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आपके जो रेलिवेंट चीज़ है वो आपके कुछ सेक्शंस हैं, ये आपने पढ़ने हैं बिल्कुल, ठीक है, और कुछ रूल्स, ठीक है। और रूल्स लाजमी तौर पे किसी न किसी सेक्शन के साथ कनेक्टेड होंगे, रूल इटसेल्फ अपनी ज़ात में कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये वाले कुछ सेक्शंस हैं जो आप लाजमी तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सैलरी क्या होती है? कोई भी रकम, एनी अमाउंट जो आपको किसी एम्प्लॉय को मिलती है फ्रॉम एम्प्लॉयर उसको कहते हैं सैलरी। अगर मैं किसी बंदे के लिए उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, तो वहाँ से जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरी सैलरी नहीं है। क्यों सैलरी नहीं है? क्योंकि मेरा उसके साथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। सैलरी के लिए ज़रूरी है कि आप एस्टेब्लिश करेंगे कि आपका किसी बंदे के साथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को आपको बताते हैं, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो इंगेज होता है, जो काम करता है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। और जो बंदा इंगेज करने वाला होता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों का आपस में जो रिश्ता होता है उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे आप कह लें मियाँ बीवी और उनका क्या है आपस में जो निकाह है, ठीक है। तो इस तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और उसका आपस में जो रिश्ता है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट का। ये एक रिश्ता है जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट को कानून में, ये सारी कानून की डेफिनेशन है, ये जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये कोई जाती डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयमेंट है क्या है, वो कहता है कि आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हों या आप मैनेजमेंट का हिस्सा हों, तो आप क्या हैं, कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं, अब यहाँ पे अदारे वगैरह का नहीं मेंशन किया, यहाँ भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि ऐसी पोजीशन में है कि आपको एक फिक्स या असर्टेनेबल, यानी कि जिस असर्टेनेबल क्या होती है, आपके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, यानी कि एक ऐसी अमाउंट जिसको आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, फिक्स कह दें। फिक्स या असर्टेनेबल, असर्टेनेबल क्या है, फिक्स अमाउंट को कहते हैं। असर्टेनेबल आपको अमाउंट मिले, ठीक है। और क्या आप करें, एक्ट करें आप कोई पब्लिक ऑफिस में, यानी कि आप कोई गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। और ये सारा और के साथ है, तो समझिए ये सारे पॉइंट अलग-अलग हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तब भी आपका एम्प्लॉयमेंट का उसके साथ रिलेशन होगा। आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट में शामिल हैं, फिर भी आपका एम्प्लॉयमेंट का उसके साथ रिश्ता होगा, ठीक है। आप किसी कंपनी से पैसे लेते हैं, सर्टेनेबल अमाउंट लेते हैं, फिर भी आपका उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता माना जाएगा। आप गवर्नमेंट के नौकर हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो तब भी कहा जाएगा कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तब भी कहा जाएगा कि आप किस जॉब पे काम करते हैं, ठीक है। ये कानून के मुताबिक डेफिनेशन है, आसान सी बाकी चीज़ें वही हैं जो आप जानते हैं, ठीक है। खैर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी का बताते चलें, तो सैलरी में सिर्फ सैलरी नहीं है। सैलरी आपकी नज़र में वो है जो आपको अमाउंट मिलती है आपके एम्प्लॉयर से, वो सैलरी है। हालाँकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कोई अलाउंसेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। अलाउंसेस क्या हैं? कोई आपको फिक्स परसेंटेज मिल जाए, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि आपको कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। आपको इन्फ्लेशन का अलाउंस पे मिल जाए, कोई अलाउंस भी मिल सकता है, होगी ये भी अमाउंट, और ये भी अमाउंट ही होती है, ठीक है। या फिर होता है कि आपको कोई फैसिलिटी दे दी जाए, मिसाल के तौर पे आपको घर दे दिया, आपको गाड़ी दे दी, आपको फ्री में लोन दे दिया, आपको प्रोविडेंट फंड दे दिया, आपको मेडिकल की फैसिलिटी दे दी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फैसिलिटीज़ में, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ में आती हैं, ठीक है। अलाउंसेस में कोई सा भी अलाउंस नाम लेके कह दिया जाए कि फलाँ अलाउंस दे दो, इसको फलाँ अलाउंस दे दो, अलाउंस भी कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी सैलरी की डेफिनेशन में फिर आपकी सैलरी भी शामिल है, आपके अलाउंसेस भी शामिल हैं, आपका कोई भी पर्क्स, कोई बेनिफिट आपको मिलता है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। बेसिकली आपने अगर हाई लेवल पे जाके पढ़ना है, ये मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं छापी हुई, सेक्शन 12(2) में जाके आप पढ़ेंगे ना, 12(2) में, तो सेक्शन 12(2) बताता है कि सैलरी कैसे कहते किसे हैं। तो कहता है सैलरी कहते हैं कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हो किसी एम्प्लॉई को किसी एम्प्लॉयमेंट से।
एम्प्लॉयमेंट क्या है, वही मैंने जो आपको बताया कि आप कहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप कहीं फिक्स अमाउंट लेते हैं, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन जगहों से आपको अमाउंट आ रही है, ठीक है। वो कहता है चाहे वो रेमुनरेशन का नाम उसका हो, किसी बेनिफिट का उसका नाम दे दिया जाए, अलाउंसेस का नाम दे दिया जाए, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो जाए, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ हो जाए, ठीक है, पेंशन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी में आती हैं। कहता है कुछ ऐसे भी आपको पैसे मिलते हैं जो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप जॉब को अच्छे तरीके से कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे पैसे दिए जाते हैं कि जाओ यूनिफॉर्म लेके पहन लो। तो ये जो पैसे मुझे यूनिफॉर्म के दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिए जा रहे हैं? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करने के लिए। इससे मेरी ज़ात को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मेरी ज़ात को बेनिफिट नहीं है तो आप ये कह लें फिर ये वाली जो चीज़ है ये सैलरी फिर नहीं है। इसे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, ठीक है। ये अब डिटेल में लंबा सेक्शन है लेकिन मैंने इसको स्किम किया हुआ है। मैंने सोचा कि यार स्किमिंग पॉइंट्स आपको बता दिए जाएं। हाँ, कल को अगर आपका दिल करेगा तो डिटेल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें सैलरी दो तरह की होती है, एक होती है पाकिस्तान सोर्स सैलरी और एक होती है फॉरेन सोर्स सैलरी, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स सैलरी क्या है? अगर एक सैलरी आपको मिलती है किसी ऐसी जगह से कि वो आप जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में, और मुझे चाहे वो पाकिस्तान में मिले चाहे बाहर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की जाए, लेकिन मैं जॉब कहाँ पे करता हूँ? पाकिस्तान में। अगर मैं पाकिस्तान में जॉब करता हूँ, वो सर्विस पाकिस्तान में देता हूँ और मुझे वहां से पैसे मिलते हैं, वो मिल कहाँ पे रहे हैं, पाकिस्तान में या बाहर, तो वो नहीं देखना मिल कहाँ पे रहे, बल्कि ये देखना है कि सर्विस कहाँ पे दी जा रही है। अगर सर्विस पाकिस्तान किया तो हम उसको कहते हैं कि पाकिस्तान सोर्स सैलरी है। सैलरी शैल बी पाकिस्तान सोर्स सैलरी इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे एक्सरसाइज की जा रही है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। फॉरेन सोर्स सैलरी क्या है कि आप बाहर सर्विस देते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर सर्विस देते हैं और आपकी सैलरी वहां पे मिले या पाकिस्तान में मिले, सर्विस बाहर है तो फॉरेन सोर्स सैलरी होगी। लेकिन जो फॉरेन सोर्स सैलरी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने उसको शो जरूर करना है, टैक्स नहीं देना, ठीक है। वो कब नहीं देना? अगर फॉरेन कंट्रीज में, अगर मैं दुबई में जॉब करता हूँ और दुबई में ही मुझे सैलरी पाकिस्तान में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वहां पे मैंने टैक्स दे दिया तो मुझे पाकिस्तान में उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना, ठीक है। इस सेक्शन 102 है मेरा ख्याल है, 2 है या 3 है, देख लेते हैं, ठीक है, इनमें से कोई सेक्शन है। या फिर आप ऐसा करते हैं कि आप सैलरी लेते हैं, वहां पे टैक्स है या नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन मैं टैक्स ईयर पूरा टैक्स ईयर रहता ही मुल्क से बाहर हूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं पूरा साल ही पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ तो इवन देन मेरी सैलरी क्या है? एग्जेम्प्ट है, मुझे उस पर टैक्स नहीं देना, ठीक है। भाई समझ आ रही है? यस सर। सर जी सर। चलिए, शुक्रिया। अच्छा जी, याद रखिएगा समटाइम आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल की फैसिलिटी दे देता है। एक होता है मेडिकल अलाउंस, क्या होता है? मेडिकल अलाउंस, बल्कि इसे अगली स्लाइड पे देख लो, ये मेडिकल अलाउंस, ये ओरिजिनल है, थोड़ा ख्याल से, ठीक है। जो आपका, अच्छा नहीं, अकोमोडेशन पे आ गया, मेडिकल फैसिलिटी होगी या फिर मेडिकल अलाउंस होगा। याद रखिएगा जितने भी अलाउंसेस होते हैं सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, स्वाय मेडिकल अलाउंस के। जो मेडिकल अलाउंस होता है वो 10% एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, और 90% वो भी टैक्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी आपके अलाउंसेस होंगे वो 100% टैक्सेबल होंगे, ठीक है। ये बात आपने सर कहीं एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी पूछे। सर एक तो होता है ना मेडिकल अलाउंस होता है, मैं पहले बैंक में जॉब करती थी तो एक ग्रोस सैलरी, उसके अलावा हमें मेडिकल अलाउंस अलग मिलता था, कोई बेसिक सैलरी का 10%। ठीक है, अब उसकी में समझ आई कि वो उसमें से 10% टैक्स एग्जेम्प्ट होगा और 90% टैक्सेबल होगा। हाँ जी, बट ऐसे ही। अभी मैं एक एचआरओ में जॉब करती हूँ और वहाँ पे हमारा ये है कि ग्रोस सैलरीज का जो है कुछ 4 पोर्शंस में डिवाइड है। एक हेल्थ है, एक बेसिक सैलरी है और ट्रांसपोर्टेशन और हाउस एंड यूटिलिटी है। जो ठीक है, हेल्थ है उसमें से भी सिर्फ 10% एग्जेम्प्ट होगा, जो क्योंकि हम
100% जो हेल्थ फैसिलिटी है ना उसको आउट करते हैं जब टैक्स डिडक्ट करते हुए। नहीं, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं, मुझे प्रॉपर या तो आप वो भेजिएगा अपनी जो सैलरी स्लिप है, फिर आपको बेहतर गाइड करूंगा, ठीक है। एक चीज़, क्योंकि ऐसे मुझे जो सही बात करूं कि आपकी बात जो है ना प्रॉपर मुझे क्लियरली अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रही जो आप कन्वे करना चाह सर रहे हैं। आप मुझे ग्रोस सैलरी के हमारे आपने मुझे बेसिकली स्लिप बेसिक। भेजनी है, मुझे अपनी स्लिप हाँ जी, भेजनी है, ठीक है। ओके देन सर, मैं देन बता वी देती विल हूँ। डिस्कस, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अच्छा, अब इसमें ये है कि मेडिकल अलाउंस अलग होता है, फैसिलिटी अलग होती है। फैसिलिटी क्या है? आप बीमार हुए, आप फलाँ हॉस्पिटल चले जाएँ, उनके साथ हमारा एमओयू है, वहाँ से इलाज करवा लें, ये फैसिलिटी है। अगर आपको फैसिलिटी दी गई है, तो वो अलग चीज़ है। मैं बात सर कर वो रहा तो मतलब इंश्योरेंस वगैरह होती है ना, वो तो क्लियर है, बट उसके अलावा हमें बैंक में मैं जब जॉब करती थी तो बेसिक का 10% आपको मेडिकल अलाउंस एवरी मंथ मिलता था। वो ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन डिफर करता है, हर ना ऑर्गेनाइज़ेशन। मतलब मैं अपना एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, बट मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहां पे बेसिकली इस तरह है कि टोटल सैलरी में से, ग्रोस सैलरी में से ना 70% बेसिक है, 10% हेल्थ है, 10% अच्छा, अच्छा, हाउसिंग एंड यूटिलिटी है, और 10% ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, अच्छा, तो वो जो ज़बरदस्त। हम हेल्थ है उसको एक्सक्लूड करके वो 90% जो टोटल सैलरी का, ग्रोस सैलरी का, उसमें से हम टैक्स डिडक्ट करते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, इसको ना डिस्कस करेंगे। बेसिकली वही वाली बात मैं कह रहा हूँ, सिर्फ़ मेडिकल अलाउंस की हद तक होना चाहिए, टोटल सैलरी की हद तक नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि जो आप ओके कह सर, रही हैं, थैंक यू। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? जो सैलरी होती है ना, सैलरी के अंदर सिर्फ़ सैलरी नहीं होती, आपको पता है। एक तो आपकी बेसिक सैलरी होती है, ठीक है? बेसिक सैलरी कोई भी अमाउंट है, लेट्स सपोज़ 5 लाख रुपए है, ठीक है? फिर आपको लेट्स सपोज़ हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है? मिसाल के तौर पे वो 2 लाख मिल गया, लेट्स सपोज़, ठीक है? उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिल गया, ठीक है? मेडिकल अलाउंस मिला जी आपको 50,000 रुपए। तो अब ये जो 50,000 है, ये सारे का सारा सैलरी का हिस्सा नहीं बना, बल्कि इसका 90% 45,000 रुपए सैलरी का हिस्सा बना है, तो 5,000 रुपए पे आपने टैक्स नहीं देना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को टोटल करूँ, उसका 90% पे टैक्स दूँ, बल्कि जो मेडिकल अलाउंस है, उसका 10% एग्ज़ेम्प्ट हो जाना है, 90% मेरी सैलरी का हिस्सा बन के मुझे उस पे टैक्स देना है, ठीक है? अब इसमें कहता है कि अलाउंसेस एंड, अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी में आ गया। अलाउंसेस एंड पर्क्स, जो अलाउंसेस जितने भी होते हैं, वो तो मेडिकल अलाउंस होता है ना, 10% एग्ज़ेम्प्ट है, 90% टैक्सेबल है, ठीक है? लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर आपका कहता है जाओ, कहीं से इंश्योरेंस नहीं ली हुई, कहता है जाओ, आप बीमार हो गए हो, इलाज करवाओ, और आप क्या करना, वहाँ से बिल लेना और आप वापस आके मेरे से रिइम्बर्स कर लेना, मेरे से आके रिइम्बर्समेंट ले लेना, आपके इलाज पे जितने भी पैसे आएँगे, ठीक है? कहता है कि वो टैक्सेबल होता है और आपकी सैलरी का वो भी हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है। मैंने कहा कोई तरीका है वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाए? उसने कहा बिल्कुल एग्ज़ेम्प्ट हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? उसने कहा आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। मैंने कहा कौन-कौन सी? ये रिइम्बर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है? उसने कहा नंबर 1 पे आपके पास जो आपको बिल हॉस्पिटल वाले ने दिया, उसपे हॉस्पिटल वालों का एनटीएन मेंशन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एनटीएन मेंशन होगा, प्लस कहता है फिर आपका जो बिल है वो जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई भी कर सके कि ये वाला एक्चुअल बिल है, कोई 2 नंबर से कोई फेक बिल छिल नहीं है, वेरिफाइएबल हो, प्लस आपका एनटीएन जो है आपके हॉस्पिटल का जहाँ से आपने इलाज कराया वो मेंशन हो, और ये 2 कंडीशंस आप पूरी कर दोगे तो ये जो फैसिलिटी की अमाउंट है, जो आपको पैसे रिम्बर्स हुए हॉस्पिटल से इलाज करवाने के अगेंस्ट, तो उसपे भी आपने कोई टैक्स नहीं देना, बल्कि उसको भी आपने एग्ज़ेम्प्ट के कॉलम में लिखना है। वो जो आपका आइरिस पोर्टल का कॉलम है, मैं आपको अगर खोल के दिखा भी दूँ और आप इस चीज़ को यहाँ पे देख लें। ये वाला जो सेकंड कॉलम होता है, ठीक है? इस कॉलम में नंबर 1 पे टोटल आपकी अमाउंट होती है, ये एग्ज़ेम्प्ट वाला कॉलम होता है, एग्ज़ेम्प्ट या सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स वाला, ठीक है? तो आप ये कहें कि अगर कोई चीज़ इनकम एग्ज़ेम्प्ट है, तो आपने उसको टोटल में भी लिखना है और उसके साथ एग्ज़ेम्प्ट में भी लिखना है, ये लिख के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक हो गया सर। अच्छा जी।
उसके बाद वो कहता है एक और चीज आपको बताते चले, मैंने आपको बताया था सेकंड शेड्यूल आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, कल भी मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, मैंने कहा उसमें बड़े सारे उसमें एक्सेप्शन माफियां उसमें वहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में थमा दिया जाता है जिसपे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, T&C, ठीक है, जिसको कहते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर लिखा हुआ है आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तो फिर तो ये ऊपर वाली चीजें भी पूरी नहीं करनी, ये वाली चीजें भी आपने पूरी नहीं करनी। अगर आपको कोई फैसिलिटी दी गई है और वो आपके जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर मेंशन हुई हुई थी, तो आपने कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। यानी कि आपकी वो इनकम जो आपको मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम में मिल रही है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन लेट्स सपोज आपकी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में मिला, उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपको फैसिलिटी देनी है, रिइंबर्समेंट देनी है अगर आप बीमार हो गए। यानी कि उसकी एम्प्लॉयर आपका इतना अच्छा है, उसने वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको वो अब बीमार हुए तो आपका इलाज हुआ, पैसे दे रहे हैं। तो कहता है कि फिर क्या होगा, कि वो वाली चीज़ के बारे में कहता है, द मेडिकल बेनिफिट बट द एम्प्लॉयर प्रोवाइड फैसिलिटी, द एग्जम्पशन इज अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कहता है फिर आपकी बेसिक सैलरी का 10% माफी होगी, लेकिन 90% मुझे टैक्स दो। हमने कहा टैक्स एफबीआर को वो क्यों दे भाई आपको? उसने कहा देखो, आपके एम्प्लॉयर ने आपका भला सोचा, अगर वो आपका भला कर रहा है तो वो आपको जॉब की वजह से बेनिफिट दे रहा है। अगर आपकी जॉब है तो आपकी जॉब में से हमारा भी हिस्सा है, हम आपके भाई हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि आप हमें उसमें अगेन, यानी कि अगर आपको फैसिलिटी दी जाए वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इवन देन 10% एग्जेम्प्ट है और 90% टैक्सेबल है। यानी कि इसका सेम ट्रीटमेंट फिर ऐसे ही है जैसे आपका किसका होता है, मेडिकल अलाउंस का होता है, ठीक है। ये वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है, क्लास 39 सेकंड शेड्यूल उसका पार्ट 1, ठीक है। जी ठीक। अच्छा जी, अब हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको अकोमोडेशन दे दे, घर दे दे। अब घर में भी आपको बता दूं कि लाजमी नहीं है कि वो घर दे, घर भी दे सकता है और आपको ये कह दे कि यार जाओ 2 लाख रुपया महीने का ले लो, घर खुद ढूंढ लो। और आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि आपको अकोमोडेशन नहीं दी गई, बल्कि अकोमोडेशन अलाउंस मिला, जिसको हम एचआर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस बोल रहे थे। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो ये फुली टैक्सेबल होता है। ये क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन हमने कहा कि हमें हाउस रेंट अलाउंस तो नहीं मिला, बल्कि हमें फैसिलिटी मिली है। क्या मिली है, फैसिलिटी मिली है। अगर हमें फैसिलिटी मिली है तो कहता है आपने हायर ऑफ पे टैक्स देना है। मैंने कहा किसके हायर ऑफ पे? कहता है करना ये कि अपनी बेसिक सैलरी का 45% ले लेना। मैंने कहा ठीक है। कहता है वर्सेस अगर आपको ये घर ना मिलता, फैसिलिटी ना मिलती, तो आपको अलाउंस मिलता, तो वो अलाउंस कितना होता? मैंने कहा जी वो होता 2 लाख रुपए, ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 महीने का। वो कहता है अच्छा फिर 12 महीनों का बताओ। मैंने कहा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर वो कहता है कि बेसिक सैलरी निकालना पूरे साल की, पूरे साल की, उसको मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 45 से। मैंने कहा ठीक है, कर दिया। कहता है फिर जो जवाब आए, जो जवाब आए, आप उस जवाब का क्या करना, इस जवाब का वर्सेस इस अमाउंट का, दोनों को कंपेयर करना, इनमें से जो आए बड़ी अमाउंट, वो भी आपकी अमाउंट सैलरी है। मैंने कहा यार सैलरी तो मिली नहीं, वो तो सैलरी कैसे होगी? उसने कहा फैसिलिटी आपको दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपको जॉब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं फैसिलिटेट नहीं कर रहा, आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटेट कर रहा है तो आप मुझे भी फैसिलिटेट करें, कुछ अमाउंट मुझे भी दें अंदर से, ठीक है। ये वाली बात समझ लगी है? सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो क्या कर सैलरी है उसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करके उसका 45 पूरी एनुअल का हम लोग एनुअल का, 45%। एनुअल का, जी ठीक है। ठीक है, इसलिए इसको लेकिन वो बेसिक सैलरी के कंपोनेंट लेना है ना सर, बेसिक सैलरी का बेसिक कंपोनेंट लेना सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। जी थैंक यू। अच्छा, अच्छा।
सर आवाज नहीं आ रही। जी जी। अच्छा, ये वाली चीज बाकी लोगों को समझ आ गई है? सही है, एक दफा रिवाइज अगर कर दें। हमने या तो इन दोनों में से ये दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं हो सकती कि आपको अलाउंस भी मिले, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपको अलाउंस भी मिले, आपको फैसिलिटी भी मिले, ठीक है? या तो आपको अलाउंस ठीक मिलेगा हो गया। या आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है? अलाउंस क्या है कि आपको घर नहीं मिला हुआ, ये नहीं मिला हुआ, अलाउंस मिला है। जो अलाउंस में आती है पैसे मिले हैं, जो भी पैसे मिले हैं सारे के सारे टैक्सेबल हैं, यानी कि वो आपकी सैलरी में ऐड करके आप उस पे टैक्स दोगे, ठीक है? मैंने कहा ये हो सकता है कि मुझे अलाउंस ना मिले, मुझे घर मिल जाए, ठीक है? घर, अब मुझे घर मिल गया तो कहता है फिर अब मुझे कोई अपैरेंटली देखा जाए पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। कहता है फिर भी मेरे पास एक फ़ॉर्मूला है कि आपकी सैलरी में कुछ रकम ऐड करें। मैंने कहा क्या ऐड करें? उसने कहा 2 जॉब निकालना। मैंने कहा कौन से 2 जॉब? कहता है एक तो आप अपनी बेसिक सैलरी लेना पूरे साल की। मैंने कहा ले ली। कहता है उसका लेना 45%। मैंने कहा ले लिया। उसने कहा जो भी अमाउंट आए एक्स अमाउंट। मैंने कहा ठीक है। कहता है उसमें एक और अमाउंट मालूम करना। मैंने कहा कौन-सी और? कहता अगर आपको ये घर ना मिला होता, मैंने कहा ठीक है ना मिला था। कहता आपको अलाउंस एक मिलता, मैंने कहा मिलता। कहता उसको यहाँ पे लिख देना, मैंने कहा लिख दिया। कहता फिर इन दोनों को कंपेयर करना, मैंने कहा कर लिया। उसने कहा कंपेयर करने के बाद मैंने कहा क्या करूँ? उसने कहा दोनों में से बड़ी रकम कौन-सी है? मैंने कहा मिसाल के तौर पे अलाउंस का रकम बड़ी है और ये अलाउंस भी आपने माहाना नहीं देखना, इसको भी सालाना और इसको भी सालाना। सालाना सैलरी उसका 45% और सालाना आपका अलाउंस कितना आपको मिलता? मैंने कहा ठीक है, दोनों को कंपेयर करके उसने कहा जो बड़ी रकम, मैंने कहा ठीक है। कहता है ये बड़ी रकम को आपने डाल देना है किस चीज़ में? अपनी सैलरी के अंदर, ठीक है? और उसपे मुझे क्या करना? टैक्स दे देना। आप बताएँ? सर जी अगर प्रैक्टिकली बात करें इसी पे फिर ये क्वेश्चन मेरे जहन से निकल जाएगा। अगर प्रैक्टिकली इस पे बात करें तो एफबीआर में मतलब अभी मैं अगर अलाउंस की बात करूं या 45% टैक्स की बात करूं और कुछ मतलब हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो आपकी प्रॉपर मतलब वो नहीं देते आपको क्या कहते हैं सैलरी स्लिप नहीं देते। तो अगर उनकी बात करें तो उसमें अगर अलाउंस डालेंगे हम अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं मतलब कम करके भी। हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, मुझे आप बताएँ क्या कह रहे हैं कि कम करके? तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि अगर एक सैलरीड पर्सन है हुँ। और एज ए टैक्स कंसल्टेंट हम उसे टैक्स बचाने की कोशिश करें तो अलाउंस तो मिसाल के तौर पे हम ये तो हमने अपनी जो नहीं फैसिलिटी हमें दी गई है उसमें और हम उस हिसाब एक से चाहे अजम्पशन अच्छा ले रहे हैं। चाहे आप सैलरी 10 असम्पशन नहीं ले रहे, ये कानून की बातें बता रहा हूँ भाई। ये कानून की नहीं बातें कानून बता की रहा बात ही मैं कर रहा हूँ हूँ। लेकिन सर अगर लेकिन फैसिलिटी एक फिर दी गई है। देखें जो अलाउंस होता है और आपको घर नहीं मिलेगा तो अलाउंस एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में ना फिर मैं आपको बताता हूँ, लिखता है अमाउंट दैट वुड हैव बीन प्रोवाइडेड दैट द फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड, थोड़ा-सा टेक्निकल करके लिखता है। कहता है अगर आपको फैसिलिटी ना दी जाती तो आपको अलाउंस दिया जाता, ठीक है? क्या अलाउंस दिया जाता? आप कहते हैं कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। अलाउंस आप कहते हो कि मैं मैं कम लिख लेता हूँ, ठीक है? आप यही कहना चाह रहे हो ना? अलाउंस आप ₹2 लिख लेते हो। लेकिन एग्जैक्टली ये 45% ऑफ सैलरी को तो आप कम नहीं कर सकते ना। फिर आपका ये हायर ऑफ ना भी बने, तो ये तो बन जाएगा ना, ठीक है? अच्छा ये गेम खेली है समझ गया हूँ ठीक मैं। है? तभी तो उसने 2 सर चीज़ों को कंपेयर किया है। सर इसमें सवाल मेरे कुलीग का यही था जी, कि जी। बाज दफा ऐसा होता है कि काफी सारे एम्प्लॉयर प्रॉपर डिनोमिनेशन नहीं देते, सैलरी का ब्रेकअप नहीं देते। उस ठीक है? सूरत में पूछ रहे थे शायद वो। अच्छा नहीं अगर वो एग्जैक्टली भाई ने बहुत अच्छे अच्छा, तरीके से समझाया मैं यही पूछना चाह रहा था। अच्छा। नहीं अगर वो डिनोमिनेशन नहीं भी दे रहा है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता दूँ, ये ये अमाउंट वो वाली है, इसको हम एक और चीज़ भी फिर कहते हैं, मैं आपको बता दूँ। एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, जो आपको घर दिया गया है, उसका मार्केट के अंदर किराया कितना होगा या कितना होगा? मतलब मिसाल जो आपको घर दिया गया है, वो आपको घर ना दिया जाए, किसी और बंदे को लगा दिया जाए, उस बंदे को कहा जाए कि यार आपको एम्प्लॉयर एक घर दे रहा है, वो आपको घर ना दे, वो किसी को किराए पे लगा दे। किराए पे लगा दे तो सालाना किराया उस घर का क्या है? ठीक है? ठीक है सर समझ गया बिल्कुल। ठीक है? समझ गया सर, यानी माफी है ही नहीं। माफ़ी नहीं है, ठीक है? जी।
जी सर। और किसी का क्वेश्चन है? नो सर, मेरा क्लियर हो गया। हालांकि मैंने ये वाला सेक्शन आपको पता है पहले कहा भी था आपने पढ़ के आने हैं, शायद आपने पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें हसन सफदर था लड़का, उसने कहा था मैं पढ़ के आया हूँ, आज वो गायब है क्लास से। वाकई सर आज वो नहीं आया था मेरे को, मतलब समझ रहे ना आप। वो रिकॉर्डिंग सुनेगा फिर आपको गिला करेगा। अच्छा, खामोशी नहीं सर, खामोशी। भैया मेरा शुगर अच्छा, शुगर लगा रहा हूँ भैया मेरा। अभी साथ मुकर भी गए हो, चलो ठीक है। अच्छा जी, ये समझ लग गई है, किसी बात को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है सर, नहीं क्लियर। सर, क्लियर हो गया। क्लियर है, सबको क्लियर है? अच्छा जी, आगे आ जाए जी। बेसिकली होता ये है कि आपको देर में भी लाइकली कि कोई बंदा, ठीक है, सही, आपके आवाज कट की है या सब मेरा नेट स्लो है? आपका नेट बड़ा स्लो है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी, समटाइम ये होगा कि आपको मिल गई गाड़ी, ठीक है, ये मेरी गाड़ी है जैसे भी है, ठीक है, मैनेज कर लो, ठीक है, अब पता नहीं किस साइड पे क्या बन गया, ये रेसिंग गाड़ी है, ठीक है, आपको गाड़ी मिल गई, ठीक है। अब जो गाड़ी मिली ये हो सकता है कि आपको ये फैसिलिटी मिली है, ये कोई अलाउंस नहीं मिला, फैसिलिटी है ना गाड़ी भी। जब आपको गाड़ी जी मिली सर। तो आपको हो सकता है कि उसने वो बाय करके दी हो, ये भी हो सकता है उसने लीज पे लेके दी हो, ठीक है। तो अगर बाय करके दी है तो ज़ाहिर बात है उसने खरीद के दी है, कितने की खरीद के दी है? जितने की खरीद के दी है उसका 10% 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अभी पूरी बात करें 10% ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर वो उसने लीज पे लेके दी होगी तो फिर 10% ऑफ कॉस्ट नहीं होता, बल्कि फिर होता है एफएमवी, मार्केट में वो चीज़ कितने की है, ठीक है। अभी दोनों में फ़र्क ये है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 5% है। अगर आप गाड़ी सिर्फ़ पर्सनल यूज़ के लिए आपको एम्प्लॉयर ने लेके दे दी कि जाओ यशी करो, आप मेरे नौकर हो, आपको गाड़ी दे रहा हूँ, ये लो गाड़ी, एन्जॉय करो गाड़ी पे, ठीक है। तो उस गाड़ी की कॉस्ट का 10% आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अगर उसने कहा नहीं सिर्फ़ पर्सनल यूज़ नहीं करना, ऑफ़िशियल एंड पर्सनल यूज़ दोनों करना, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको 5% ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पर्सनल एंड ऑफ़िशियल दोनों करते हो तो आपको ये कह लें कम बेनिफिट होगा। अगर आप सिर्फ़ पर्सनल यूज़ करते हो तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है गाड़ी घिस रही है, मालिक को कॉस्ट आ रही है, ठीक है? तो इस तरह से जो आपको गाड़ी शायद दी जाती है तो उसका बेनिफिट भी आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है? ओके, जी ठीक। ठीक है? ठीक हो गया सर। चलें आगे बढ़ते हैं। किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन हो तो रोक-रोक के पूछते जाइएगा। ये है तो आसान सी चीज़ें हैं क्योंकि सारे लोग आप देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है? सर ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है ना जो ये जी, जी, कन्वेंस प बिल्कुल, बिल्कुल पर्क्स। जब पैसों के अलावा कोई भी चीज़ आपको फैसिलिटी दी जाती है, वो पर्क्स ही होता है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक सर अगर कन्वेंस अलाउंस कैश में दिया जाए आपकी सैलरी का तो वो तो 100% टैक्सेबल होगा। Allowance, all allowances are taxable unless allowances are provided for एक्सेप्ट the मेडिकल performance। अलाउंस। हाँ, उसका मेडिकल अलाउंस का बता दिया और दूसरा ये अलाउंस जो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए हो, ठीक है? ठीक है। ठीक है? मेडिकल अलाउंस में वो 90 और 10% वाली बात आपने याद रखनी है, ठीक है? जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है? अच्छा जी, अगली बात याद रख लें कि आपको अगर आपका एम्प्लॉयर सर सॉरी, मेडिकल अलाउंस में सर ये था ना कि 90% जो है वो टैक्सेबल है और 10% एग्जाम्प्ट है। जी, जी, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अगर आपको आपका एम्प्लॉयर लोन दे दे और उस पे वो कोई सूद ना ले, ठीक है? और लोन की जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से
ज्यादा हो, क्या हो, 10 लाख रुपए से ज्यादा हो, ठीक है। तो कानून को इस बात पे भी तकलीफ है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कर्जा दिया, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए दिया और 10 लाख से ज्यादा दिया। तो कहता है यार वो आपके साथ इतना अच्छा है, तो भाई आप भी मेरे साथ थोड़े अच्छे बन जाओ। मैंने कहा क्या मतलब अच्छा बन जाओ? कहता है देखो मार्केट में 19% है सूद का। मैंने कहा ठीक है। कहता है मुझे 10% आप मुझे दो, मुझे ना दो, आप ऐसा करो उस अमाउंट का जो लोन आपको मिला उसका 10% लो और वो अपनी सैलरी का हिस्सा बना दो। ऐसे समझना कि आपने किसी बंदे से 10% पे लिया हुआ है, ठीक है, और वो सैलरी में डाल के मुझे उस पे भी टैक्स देना, ठीक है। मैंने कहा 10 लाख से उससे कम हुआ? कहता फिर कोई मसला नहीं, ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगी और लोन 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होगा। कैसी शुगर वाली बात है? मैंने कहा मिसाल के तौर पे अगर वो 10% नहीं मेरे से 8% ले रहा हो, कहता कोई मसला नहीं, आप मुझे 2% दे देना। कहता मैं समझता हूँ कि मार्केट का रेट ही क्या है, 10% है। अगर वो आपसे 5% ले रहा है सूद, तो मुझे आप 5% दे दो। मुझे कैसे 5% दे दो? जो लोन की अमाउंट है, बल्कि अगली लाइन में डिस्कस भी करते हैं, जो लोन की अमाउंट है, बल्कि अगली लाइन पे चलते हैं फिर हम। यहाँ पे देखें, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड, बिला सूद 5 लाख रुपए दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो सैलरी में कोई चीज ऐड नहीं करनी, ठीक है। और जो अमाउंट दी गई थी वो 5% इंटरेस्ट पे दी गई थी, ठीक है। हाँ, ये वाली चीज इतनी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सूद पे अमाउंट दी गई 10 लाख है, लेकिन 5% पे दी गई, ठीक है। 10 लाख तक तो वैसे ही हमने कहा सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं करना। तीसरी चीज, अमाउंट 20 लाख है, 8% पे दी गई, ठीक है। तो अब कितनी अमाउंट सैलरी में ऐड की जाए? आपका क्योंकि 10% मार्केट का रेट होता है, तो 8% आप दे रहे हो, ठीक है। तो 2% यानी कि आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ लोन है वो कितना है, 20 लाख। 20 लाख का 2% लो, मैंने कहा ले लिया। वो कितना बनेगा, ये अमाउंट बनेगी 40,000 बनेगी, ये निकाल लेना। कहता है वो वाली चीज आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगी। ये कानून बता रहा हूं, आप ऐसा करोगे नहीं करोगे, ऐसा करते हो नहीं करते हो, वो एक अलग चीज है, ठीक है। जी सर ठीक। क्लियर हो गया, जो हमें बेनिफिट हुआ है वो 2% हुआ, वो 2% बना 40,000 और 40,000 ही हमारी सैलरी का हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली, ठीक है जी। और किसी बंदे को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई नहीं सर, क्वेश्चन ये सही समझ आया कि स्टेप वाइज गए थे ना, क्लियर हो गया। अच्छा, चलें आगे पढ़ते हैं। सर ये वसीम ताहिर साहब आप अपना इंटरनेट को देखें, आवाज नहीं आ रही। तब मैं सिर्फ ये कहना चाहती कि जो आपने एग्जाम्पल के साथ इस तरह दिया, ये ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है, बैठ जाता है जहन में। चले हम आइंदा एग्जाम्पलों की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल हर चीज में हम एक एक वो एग्जाम्पल बना लेंगे, ठीक है। सर ये स्लाइड्स में ना, यकीन माने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी है, पैसे लगेंगे इसके। पापा जॉन्स का पिज्जा। पापा जॉन्स का नहीं सर, आपको फ्लेम ऑन का खिलाएंगे अपने, बाद में सर, सबसे ये अच्छा मैं वही है। साथ साथ इसकी तस्वीरें खींच रहा था, कहें तो ग्रुप पे डाल दूं। नहीं नहीं, ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मैं भूल जाता हूँ तो सच्ची बात करूँ, वरना मैं ऐसा कोई नहीं है कि ये कुछ चीजें मैंने कवर में अपने साथ लेके जानी, ये आप लोग के लिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको बल्कि शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे कोई वो याद करवा दिया करें, ठीक है ना, कि फलां वाली चीज। और कुछ लोग ऐसा भी है, मुझे वो कल फीडबैक मिला कि यार ना जो आप चीज बढ़ाते हैं ना, तो उसकी कोई पीपीटी शीपीटी बता दें। मैं सच्ची बात करूं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कभी मुझे कहेंगे ना कि आज मुझे कहेंगे ना सेल टैक्स बढ़ा दें। शायद आपकी क्लास में ऐसा हुआ था कि हमने स्टार्ट किया कंपनी से, अचानक से अगले दिन वो एसएससीपी की वेबसाइट नहीं चल रही थी, मेरा ख्याल आपकी क्लास थी। हम चले गए वो जी इनकम जी, टैक्स, हमारी थी। ठीक है। तो मुझे आप कहीं से भी कहें कि मैं बढ़ाना शुरू कर दूँगा, लेकिन ना प्रैक्टिकली मतलब मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि जहाँ-जहाँ से जो-जो चीज़ लिंक हो रही है, या जहाँ जैसे मुझे ईज़ी लगता है कि यार इस तरह बच्चों को बेहतर लगेगा, तो मैं डिफरेंट चीज़ों को ना प्रॉम्प्टली कुछ चीज़ें करवा रहा था। अच्छा इसको उधर लिंक करके उसको इधर कर दो ना, हालाँकि तैयारी होती है,
लेकिन उसमें बैठे-बैठे अचानक होता है कि यार अगर ये चीज़ ऐसे करवा दी जाए ना तो ये बेहतर रहेगी। तो फिर ना वो प्रैक्टिकली मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि उस चीज़ को फिर प्रिपेयर करना। लेकिन ये है कि आप क्लास को इतनी ईमानदारी से लें कि आप उसके बुलेट्स पॉइंट्स बना लें और बाकी हाँ, उसमें मैं भी ऑनवर्ड करता हूँ कि कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे ये स्लाइड्स बनाई हैं, इसमें अब एग्ज़ाम्पल भी हम डालने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये मेरी तरफ से फाइनल नहीं है, अभी इस पे भी काम होने वाला है। लेकिन मैंने कहा चलो ख़ैर अभी आपने देखा होगा मैंने इसको उससे ईमेल से ढूँढा है। मैंने जिस बच्ची को लगाया था इस पे उसने शायद इस पे उतनी एफ़र्ट तो की है लेकिन इसमें अभी भी बड़ी जगहों पे कमी है। जैसे लाइक अभी हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहे थे इसमें बुलेट्स में वो एक मिसिंग आ गया था। तो कुछ ना कुछ कमी-पेशी हर दफ़ा रह ही जाती है, आपको पता है जितना मर्ज़ी बंदा कोशिश कर ले। फिर वो टाइम का भी थोड़ा-सा इश्यू होता है। नहीं सर, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब हम करते हैं ना काम, तो ये काफी चीजें न्यू भी मिल देखने को मिली हैं, काफी चीजें नहीं पता थी इसमें। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये अगली शुगल वाली बात, आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स दे दे, तो वो वाला बेनिफिट भी आपकी सैलरी का हिस्सा है, ठीक है? वो भी क्या है आपकी सैलरी में पहले ऐड होगा, ठीक है? पहले सैलरी में ऐड होगा, वो सैलरी का हिस्सा बनेगा, फिर टैक्स दोबारा मालूम किया जाएगा। यानी कि मैं आपको मिसाल दे दूँ कि आपका एम्प्लॉयर कहता है आपकी सैलरी है 10 लाख। 10 लाख पे जो एनुअल टैक्स बनता है वो बनता है लेट्स सपोज़ वो आपका टैक्स बनता है 35,000 रुपए। एम्प्लॉयर ने कहा मैं 35,000 दूँगा। तो ये जो 35,000 देगा तो आपकी सैलरी पहले 10 लाख जो है ना उसमें पहले तो 35,000 को ऐड करो, ठीक है? अब आपकी सैलरी होगी 10,35,000। मैंने कहा ठीक है 10,35,000 होगी। अब ये जो 10,35,000 सैलरी हो गई, इस पे टैक्स मालूम करो। मैंने कहा इस पे मिसाल के तौर पे टैक्स मालूम किया, ये मेरा टैक्स बन गया 40,000। तो कानून कहता है ये जो 40,000 बना, 35,000 आपका एम्प्लॉयर देगा, 5,000 आप मुझे दोगे। यानी कि उसने इस बात को भी वो टैक्स जो मिला उसको भी सैलरी का हिस्सा बनाया, उस पे फिर दोबारा टैक्स मालूम करवाया। समझ रहे हैं? लॉजिक तो समझ नहीं आ रही, वैसे बात तो क्लियर है, लेकिन वो स्लेब चेंज हो जाएगा, शायद यही वजह होगी। नहीं वो कहता है बेनिफिट आपको ये भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है? कहता है ये भी आपको बेनिफिट हो रहा है। कहता है अगर ये भी बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे भी बेनिफिट दो, ठीक है सर। ठीक है? ये कानून की बातें हैं भाई, ये हमारी आपस की कोई बातें नहीं है, ठीक है? ये कानून की बातें हैं। जी जी सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे ना आपने अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना? अच्छा ये एम्प्लॉयी शेयर स्कीम वाली बात वैसे पढ़ाने का दिल तो मेरा करता है, लेकिन ये पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन कोई नहीं है, ठीक है, उस तरह से। अनलेस कि आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो वो आपके पास कोई बंदा आएगा भी नहीं। कभी आया तो पूछ लीजिएगा, ये ऐसे होता है मैं कंसेप्ट देता हूँ हाई लेवल पे, लेकिन मेरा मूड नहीं है इसको बढ़ाने का क्योंकि ये प्रॉपर एक लंबी-चौड़ी 2 क्लासों की डिबेट है, अगर सही तरह से इसको इंसानों की तरह बताया और समझाया जाए। ये ऐसे होता है कि एम्प्लॉयी शेयर स्कीम, एक कांसेप्ट है गोरे कहते हैं कि आप अपने मुलाज़मीन को मुलाज़िम बना के ना रखिए बल्कि उसको कहें कि भाई बात सुनो, आप हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। हमने कहा वो कैसे? आप उसको कहें कि आपने 5 साल कंपनी के साथ काम करना है और ये आपको टारगेट्स देते हैं, जब आप अचीव कर लेंगे ना, तो आपको कंपनी के इतने परसेंट शेयर दे दिए जाएँगे 1%, 2%, 5%, 10% कुछ भी। और ये शेयर मुफ़्ती नहीं दिए जाएँगे। उस वक़्त मार्केट में अगर कंपनी का शेयर ₹10 का हुआ तो आपको वो 2, 3 या ₹4 का दिया जाएगा, यानी कि उसको बेनिफिट भी नज़र आए। और ये ना हो कि बिल्कुल मुफ़्त प्रोग्राम है, ठीक है? तो इस तरह से आपने उस बंदे को कायल करना है कि आप मतलब कंपनी के मालिक हैं, आप कोई कंपनी के मुलाज़िम नहीं हैं क्योंकि 2, 3 या 4, 5 साल बाद आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएँगे, ठीक है? तो ये इस स्कीम को कहते हैं एम्प्लॉयी शेयर स्कीम। आप एम्प्लॉयी को कह रहे हो कि आपको एक स्कीम देते हैं जिसमें आपको क्या मिलेंगे? शेयर मिलेंगे, ठीक है? इसकी कोई डिफरेंट किस्म के वो जो बेनिफिट मिल रहा होगा मिसाल के तौर पे 8 वाला शेयर आपको ₹2 का दे दिया, तो आपको ₹6 का बेनिफिट हो गया। ये जो ₹6 का बेनिफिट है ये भी आपकी सैलरी का हिस्सा बनता होता है, ठीक है? फिर उसपे रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं होती है, तो ये कहानियाँ हैं लंबी-लंबी, ठीक है? जी सर ठीक है, बेसिकली मोटिवेशनल स्कीम्स के तहत शायद होता होगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ये बस एम्प्लॉयी को आपने इनकरेज करके रखना है। हो सकता है 5 साल बाद बेचारा वैसे ही एक्सपायर हो जाए, ठीक है? लेकिन इवन देन भी वो कहता है कि आपने उसको खुश करके रखना है। अच्छा ये कुछ पर्क्स हैं, ये याद रखिएगा, इस पे कोई कभी भी सैलरी का हिस्सा नहीं बनते। वैसे तो हमने कहा हर किस्म की फैसिलिटी जो होती है उस पे घुमा-फिरा के याद रखिएगा तमाम
सैलरी की मद में जो भी अमाउंट मिलती है वो टैक्सेबल है। अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल हैं। कौन कौन सा अलाउंस टैक्सेबल नहीं है? एक तो कोई परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल वो ड्यूटीज है, या फिर दूसरा जो आपका मेडिकल अलाउंस है उसका 10 और 90% वाली बात आपको पता है। फैसिलिटीज सारी की सारी टैक्सेबल हैं, लेकिन इसको टैक्स कैसे करना है? टैक्सेबल होंगी एट फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये कुछ फैसिलिटीज आ गई हैं, ये कुछ पर्क्स आ गए हैं, ये कुछ बेनिफिट्स आ गए हैं, जिन पे आप कह लीजिए कि आपने टैक्स नहीं देना, ये टैक्स फ्री हैं, ये एग्जेम्प्ट हैं अलाउंसेस। कौन कौन से? नंबर 1, आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ठीक है, और ड्यूटी आवर्स के दौरान जो उनको फ्री में खाना दिया जाता है, ठीक है, या उनको कम रेट पे खाना दिया जाता है, ठीक है, तो वो वाला जो खाना है जो आपको बेनिफिट, मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये खाना, जो 5,000 वाला था वो आपको 2,000 रुपये में दे दिया, तो 3,000 रुपये का जो आपको बेनिफिट मिला, ये वाला आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है। या फिर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और आपके बच्चों को फ्री में या कम फीस पे दाखिला मिल जाता है, तो अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ये वाली चीज़ भी कानून को इस पे एतराज़ नहीं है, ठीक है। ये अब जो सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ये बेनिफिट की बातें हो रही हैं, तो ये सेक्शन में नहीं है, ये सारी आपकी सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखी हुई बातें हैं, ये डिफरेंट शेड्यूल में आगे पीछे बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये सेकंड शेड्यूल के अंदर ही है। फिर फ्री या सब्सिडाइज़्ड ट्रीटमेंट, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और आपको या आपकी फैमिली को कोई इश्यू होता है, आपको फ्री या सब्सिडाइज़्ड मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये भी आपका टैक्स फ्री है। या फिर वो कहता है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसमें आपके एम्प्लॉयर को मार्जिनल कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। मिसाल के तौर पे, आप एक सिनेमा घर के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं एक कोई नई मूवी रिलीज़ हो रही है और उसमें आप देखते हैं कि कुछ सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और अगर आपकी फैमिली आके वो मूवीज़ देख भी लेती है उस मूवी को, तो क्या आपके एम्प्लॉयर को सीटें खाली पड़ी पे या भरी हुई पे कोई कॉस्ट आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि अभी उनकी टिकट लेने वाला ही कोई नहीं है। 50 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, 20 सीटें फिल हैं। तो यानी कि चाहे वो 20 लोग बैठ के मूवी देखें, चाहे आपके एम्प्लॉयी के पास भी कोई आ जाए जानने वाले और उसके रिलेटिव, तो आप बैठा लें वही लोग। तो क्या एम्प्लॉयर की कॉस्ट पे कोई फ़र्क आ रहा है? तो नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ें जिस पे एम्प्लॉयर की कॉस्ट जेब पे कोई फ़र्क ना आए, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और कोई मार्जिनल कॉस्ट उसकी जेब पे नहीं आ रही, इवन देन आप कह लीजिए कि ये सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, जो कि आपकी टैक्स फ्री हैं, ठीक है? जी, क्वेश्चन? जी ठीक सर। किसी बंदे का क्वेश्चन है? नहीं है जी? नो सर। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी, याद रखिएगा कि सेक्शन, अब जो सैलरी के सेक्शन मैंने वैसे तो आपको बताया 12 से लेके 14 तक, ठीक है? फिर आपको रूल मैंने बता दिए 2 से 5 तक मेरा ख्याल बताए हैं, ठीक है? इसके साथ सेक्शन 149 ही आ जाता है। जो सेक्शन 149 है, ये किसको डील करता है? आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस को, ठीक है? विदहोल्डिंग टैक्सेस क्या हैं? हर बंदा जो एम्प्लॉयर जिसको कहते हैं, जो सैलरी को पे करता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस सैलरी में से टैक्स को काटे। क्यों काटे? क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे को सैलरी मिल रही है वो कल को गवर्नमेंट को टैक्स पे ही ना करे, ठीक है? तो पे करते हुए जो एम्प्लॉयर है एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स को काटेगा। ये वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है? सेक्शन 149 में, ठीक है? अब उसको किस रेट पे काटना है? वो कहता है ऐसा करो, एवरेज रेट पे काटना। एवरेज रेट क्या है? मिसाल के तौर पे ये आप समझ लीजिएगा, मैंने आज एक कंपनी को ज्वाइन किया आज, ठीक है? आज ज्वाइन किया, आज डेट है 28 फ़रवरी 2023, ठीक है? आज अगर ये डेट है और मैंने इस दिन ज्वाइन किया है, तो
गवर्नमेंट का मानना ये है, इनकम टैक्स कानून का मानना ये है कि आप ऐसा कीजिए कि आपको आज के बाद कितने महीने रहते हैं, मार्च, ठीक है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, ठीक है, जून है। आप इन 4 महीनों को ना देखें, आप फर्ज कर लें, मतलब मेरे बारे में कह रहा है, कहता है फर्ज कर लें कि बशारत पूरा साल जुलाई से लेके जून तक अगर जॉब करता, जिस बंदे के पास ये अभी आया है, तो पूरे साल में इसको सैलरी मिलती कितनी और उस सैलरी पे इसका टैक्स कितना बनता, ठीक है। और इसको पूरे साल की सैलरी 10 लाख मिलती और इस पे टैक्स बनता सपोज करें 40,000, तो कहता है कि आप ऐसा करो, मान लो कि इसने पहले 6 माह और अपना 8 माह काम कर लिया, उसका टैक्स कट गया, ठीक है, बाकी कितने बच गए हैं, बाकी बच गए 4 माह। तो कहता है 4 माह में इसमें से जो अमाउंट उसको मिलनी है, जब भी इसमें से इसको आप 12 पे डिवाइड कर लेंगे ना, क्योंकि पूरे साल की सैलरी है, कहता है 12 पे डिवाइड करके जितनी जब इसको सैलरी मिले तो इसको भी 12 पे डिवाइड करके हर महीने का टैक्स इससे लेना। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुई? उसने कहा भाई हो सकता है कि इन 4 माह के बेस पे आपका स्लैब ही ना बने, आपका टैक्स बने ही ना। जब आपको सालाना बेसिस पे देखा जाएगा तो आपका टैक्स बनेगा, लेकिन जब आपको 4 माह पे देखा जाएगा तो टैक्स नहीं बनेगा। इसलिए उसने वर्ड यूज किया कि क्या, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। जी ठीक है सर, 3,333 रुपये बना हाँ जी, महीने का, तो 13,333 रुपये कट जाएंगे 4 महीने में। जी एग्जैक्टली। चले जी आगे बढ़े। तो यहाँ पे प्लीज दोबारा रिपीट कर दें कि उस अगर वो 4 महीने भी काम किए लेकिन उसको पूरे साल से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। वो अज्यूम ये करना है कि आज अगर मेरी सैलरी 10 लाख मतलब 1 लाख रखी जा रही है, ठीक है, 1 लाख फिक्स होगी, तो मैं 4 महीने काम करूंगा तो कितनी सैलरी बनेगी, 4 लाख, तो 6 लाख तक टैक्स है ही, मुझे तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि आप ऐसा समझें कि ये बंदा पूरे 12 माह इसने काम किया, तो 12 माह की सैलरी कितनी बनी, 12 लाख, हालांकि रहते 4 महीने हैं। कहता है 12 माह ये काम करेगा, 12 माह की सैलरी बनी 12 लाख, ठीक है, लाख रुपए सैलरी है पर मंथ सपोज करें। और इस पूरे 12 माह का जो सैलरी बनी 12 लाख, तो 12 लाख पे 50,000 टैक्स है। कितना टैक्स है, 50,000 रुपए। कहते हैं अगर ये बंदा 12 महीने काम करेगा तो जाहिर बात है 12 महीने सैलरी मिलेगी, तो जो 50,000 है ये भी 12 महीनों में से लिया जाएगा। तो कहते हैं आप 50,000 के टैक्स को 12 पे डिवाइड कर दो। मैंने कहा कर दिया, मिसाल के तौर पे 6,000 रुपये आ गया। तो कहता है जो 6 महीने रहते हैं और 4 महीने बाकी, इन 4 माह के अंदर इससे 6,000 ही लो। हालांकि वैसे अगर हम देखते तो हो सकता है वो 4 लाख पे टैक्स बनता ही नहीं था। ये बात समझ ठीक लगी है है कि नहीं? जी जी ठीक है। ठीक है जी। और किसी बंदे का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नो है सर। कुछ? नहीं, ठीक है। एडजस्टमेंट फ्रॉम विद होल्डिंग टैक्सेस, ठीक है। इसको अगर मैं बेहतर अंदाज में लिखूं, ये शायद इतना बेहतर नहीं लिखा हुआ, आप ये कह लीजिए कल मैंने आपको एडजस्टेबल टैक्सेस का कंसेप्ट दिया था। एडजस्टेबल टैक्सेस क्या क्या होते हैं कि आपने कहीं पे आपका टैक्स कटा हुआ है, तो वो वाले टैक्सेस अगर आपको कोई टैक्स पेबल बनता है तो उसमें से वो माइनस हो जाते हैं, ऐसे ही था। तो अब ये कुछ स्कीमें हैं, जी सर। वो एडजस्टमेंट तो आपको बतानी है मैंने अभी थोड़ा सा और आगे जाके, बल्कि ये देख लें, यहाँ पे देखने कहता है अगर कोई एम्प्लॉय का कहीं टैक्स कटा हुआ है, टेलीफोन पे कटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे कटा हुआ है या किसी और चीज पे कटा हुआ है, तो जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उस टैक्स को वो क्या कर लेगा, एडजस्टमेंट ले लेगा, ठीक है। दूसरी बात वो ये कहता है कि ये कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, इन सेक्शंस को मैं दोबारा से रिकन्फर्म भी कर लूंगा। इनमें से मेरा ख्याल है कि ये इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अभी ये डिलीट हो गया, ठीक है, इसको दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस है, कहता है कि इन सेक्शंस में आपने इन सेक्शंस को पढ़ना है। कहता है इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी को डोनेशन दे दी, आपने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रीमियम पे किया, या आपने किसी पेंशन फंड, कौन सा पेंशन फंड जो अप्रूव है उसमें आपने इन्वेस्ट किया। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा टैक्स क्रेडिट, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट।
लेकिन अगर हमें ये कंफर्म ये लेटेस्ट टैक्स ईयर में खत्म हुआ है, लास्ट टैक्स ईयर में मेरा ख्याल है ये वाला सेक्शन बिल्कुल था 2022 में, ठीक है। तो कहता है इसमें कुछ आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो जब भी आपके किसी क्लाइंट का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आपको नजर आए तो आपने फौरी याद रखना है कि मुझे सेक्शन 62 को पढ़ना है। सेक्शन 62 में एक फार्मूला लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे तो आप अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय कह रहा हूँ, अपने क्लाइंट को क्या लेके दे सकते हैं, टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब आप कहें कि ये अलग अलग क्या है, ये मोटे से आप पढ़ के आइएगा, ठीक है, फिर आप मेरे साथ आके डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं है सर। ये अब आपको ये वाली बात, ये डिटेल से आपने सेक्शन से देखनी है, ठीक है जी। ये वाली बात, ये जो कल भाई बता रहे थे, अपना क्या नाम था इनका, ओसामा भाई, ये बता रहे थे कि इनकी मिसेज जी जो, सर। हाँ वो कहीं जॉब करती हैं, भाभी कहीं जॉब करती हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, जो उनका सालाना टैक्स बनता है, सैलरी उनको 1 लाख अगर माहाना मिलती है और उनकी सैलरी सालाना 12 लाख बनती है और उस पे टैक्स आपका 1 लाख बनता है। आप ये फर्जी फर्जियाँ बनाते जाते हैं भाईजान, आप वो बना लीजिएगा जितना बनता है, ठीक है। तो इस 1 लाख को पूरे को टैक्स आपने पे नहीं करना, बल्कि इसका 25% आपको माफी मिल जाती है, यानी कि आपका टैक्स कितना हो जाता है, 75,000 रुपए, यानी कि 25% आपको क्या मिल जाता है, बेनिफिट, ये रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, क्लास 1-2 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, वो फुल टाइम टीचर और रिसर्चर हो, ठीक है, वो कहाँ पे एम्प्लॉय हुआ हो, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो रजिस्टर्ड हो एचईसी के साथ, या कोई बोर्ड हो, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो जो एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज हो, या कोई यूनिवर्सिटी एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज हो, या गवर्नमेंट का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो। मेडिकल वालों को कहता है कि मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, टीचर मानता ही नहीं, ठीक है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। यस सर, ठीक हो गया। जी सर ठीक। अच्छा, समटाइम ये होता है आपको पेंशन भी मिलती है, आपको ग्रेच्युटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ये इनको कहते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद में मिलने वाले बेनिफिट्स, ठीक है, जॉब खत्म होने के बाद मिलने वाले बेनिफिट, ठीक है। इसके बारे में वो कहता है नंबर 1, a regular payment made by the employer to the employee or of above retirement as a so widow and not disabled। ये वाला जो पेंशन कभी भी आपको मिलती है तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। पेंशन क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा उसको 2 पेंशन मिल रही हो, अब हमें तो नहीं समझ आती कि 2 पेंशनें क्यों उसने लिखी हुई हैं, हो सकता है किसी बंदे को मिलती हो किस तरह, ठीक है। अगर 2 पेंशन अगर किसी बंदे को मिलती हैं तो उनमें से एक बड़ी पेंशन होगी, ठीक है, जी सर, बड़ी, 2 पेंशन मिलती हैं। एक तो ठीक है। अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो तो उसकी खुद की होगी, और अगर फैमिली में से कोई और उसकी इंटाइटलमेंट बनती हो एज पर रूल तो उसकी उसकी भी मिलती है अच्छा, बिल्कुल इन सही है। केस ऑफ डेथ। चलें, ये आपने अच्छी बात बता दी है, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये जिस भाई ने बताया, और 2 पेंशन मिल रही हो तो जो बड़े वाली पेंशन होगी वो एग्जेम्प्ट होती है, छोटे वाली पेंशन होती है वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। सर 2 पेंशन इस तरह मिलती है ना, एक मिसाल के तौर पे बंदा है, वो उसने अगर जस्टिस भी रहा है, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहा है, उसके ठीक है, बाद हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस रहा है, तो उसको भी तो तीन तीन पेंशन मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट से। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखा, ये बड़े लंबे प्लान बना के बैठा हुआ है। अच्छा, समटाइम नहीं सर, आप, मेरे ताया है ना, उनकी इस तरह आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फिर आ गया जी ग्रेजुटी, ठीक है। ग्रेजुटी क्या होती है कि आपने किसी एम्प्लॉयर के साथ बेसिकली लेबर लॉज के अकॉर्डिंग ग्रेजुटी या आपके प्रोविडेंट फंड में से आपने लाजमी तौर पे एक बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को देना होता है।
ये लेबर लॉ की रिक्वायरमेंट है, ये कोई बंदा आपको ये समझिए आसान नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड पे वैसे एक पूरा डिटेल हम कभी अलग से देख भी लेंगे। प्रोविडेंट फंड में भी देखा जाता है क्या गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज है। खैर इस चीज़ को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा प्रोविडेंट फंड की नॉर्मली जितनी आपको पेमेंट मिल रही होती है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड नहीं है, ठीक है, तो फिर जब आपको प्रोविडेंट फंड की पेमेंट मिलती है तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं, उसको भी सैलरी का पार्ट ही बनाया जाता है, उसको भी सैलरी का पार्ट ही बनाया जाता है। लेकिन जब आपकी ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी में भी देखा जाता है क्या वो गवर्नमेंट की एंटिटी दे रही है या कोई प्राइवेट अदारा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बात क्या है, हमने जैसे 149 में पढ़ा कि जो बंदा पेमेंट करने वाला है, ठीक है, जब वो पेमेंट करेगा जो एम्प्लॉयर है तो वो लाजमी तौर पे उसकी टैक्स की विदहोल्डिंग करेगा, ठीक है। बल्कि ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड को आप विदहेल्ड कर लें, आप ये समझें कि हम इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी थोड़ी-सी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग माँगते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें हमने लिखा भी है, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को हम अलग से देखें, ठीक है। इन चीज़ों को अलग से देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी इन द मीनवाइल चलते हैं अगेन पोर्टल पे, ठीक है। ये अलग से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को मैंने इंशाल्लाह पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप अगर पोर्टल पे आते हैं तो आपके सामने पोर्टल तो इतनी छोटी चीज़ें 4-5 चीज़ें बता के आपको छुट्टी कर जाता है। ये मेन हेडिंग है, ठीक है, और ये नीचे सब हेडिंग्स हैं। इनका टोटल जो होगा यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो छोटी चीज़ें बताता है। इसमें क्या बताता है, वो जो जिसको हम सैलरी कह रहे थे, एक्चुअली में जो अमाउंट मिलती है वो सैलरी, या आपको कोई अलाउंस मिलता है वो सैलरी, या आपको कोई एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट हो जाता है वो सैलरी। जो मैं आपको कहता हूँ ना, इस पे ये एग्ज़ेम्प्ट होगा। तो जब भी आपको कोई अमाउंट मिल रही होती है तो वो यहाँ पे लिखते होते हैं। अगर उस पे टैक्स नहीं है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये अमाउंट है जो आपको मिली, ठीक है, जितनी पर टैक्स नहीं है, ठीक है, ये वो आ गई। तो फिर ये कौन-सी रकम आ गई जिस पर टैक्स देना होता है। तो जब ये सारी चीज़ें ये टोटल कर लेंगे तो फिर हम टैक्स की बात करेंगे कि आपको इतना टैक्स बनता है। मैं मिसाल देता हूँ कि हम इस बंदे की सपोज़ करें कि सैलरी लिखते हैं कि इस बंदे को मिलेगी 6 लाख रुपए। अब क्योंकि 6 लाख तक टैक्स नहीं है, बोर तो नहीं हुए भाई? नहीं सर, नहीं सर। थोड़े से तो हो गए होंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा गुजारा कर रहे हैं सर। अच्छा, चलें जी, 6 लाख की अमाउंट हमने लिखी, ठीक है, और हम कहते हैं 6 लाख की अमाउंट पूरी की पूरी टैक्सेबल है, तो आप ये समझिए कि सारी की सारी यहाँ लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये सारी अमाउंट उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। इफेक्टिवली अगर मैं देखूँ तो ये टोटल जो अमाउंट है ये इक्वल होती है जिस पे टैक्स देना है और जिस पे टैक्स नहीं देना है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे ये बनता होता है। लेकिन ये हम जब लिखते हैं, करते हैं, तो ये थोड़ा-सा ऑपोज़िट अंदाज़ में चल रहा होता है कि टोटल अमाउंट मिली इतनी, इतने पे टैक्स नहीं है और इतने पे टैक्स है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली है क्या चीज़ वो आपको समझ लग गई है, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं यार, इस 6 लाख में से तो मेरा जो 1 लाख की अमाउंट है या 2 लाख की अमाउंट है, मिसाल के तौर पे 2 लाख की अमाउंट है, वो तो मेडिकल अलाउंस है इस 6 लाख में, ठीक है। मेडिकल अलाउंस जो है वो कितना है इस 6 लाख के अंदर, ये तो टोटल अमाउंट है सैलरी की। इसमें 2 लाख जो है वो मेरा मेडिकल अलाउंस है। तो इस 2 लाख का 10% एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा, जो 20,000 एग्जाम्प्ट 20,000, होगा। तो वो मुझे फिर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यानी कि फिर मुझे इस ब्रेकअप का 6 लाख का ब्रेकअप चाहिए कि इस अमाउंट के अंदर मेडिकल अलाउंस क्या है, क्योंकि मेडिकल अलाउंस की अमाउंट का 10% एग्ज़ेम्प्ट होता है। सर इसमें एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह इंश्योरेंस होती है और उसमें आपने जितना जाके दिया है, डॉक्टर को दिया है, फीस दी है, मेडिसिन ली है और वो आपको रीइंबर्स्ड हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जी, जी। दूसरी सूरत में तो 10% एग्ज़ैम्प्ट है, लेकिन ये इंश्योरेंस वाले केस में क्या उस पे भी टैक्स देना होता है या वो एग्ज़ैम्प्टेड है? नहीं, मैं आपको बात बता दूँ, ये हमने कहा था कि हम देखेंगे कि जो आपको इंश्योरेंस के केस में बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है?
क्या एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। लेकिन नॉर्मली इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां थी जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया होता है, वो आपके भी एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर लिख देती हैं कि आपको मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। और उन्होंने आपके उस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिख दिया, तो फिर आप ये कह लीजिए कि उस पे कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है, वो एक फिर फैसिलिटी उसमें है। ठीक अगर आपके ठीक है वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो आपका 90% टैक्सेबल हो जाएगा और 10% और 10% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड है। ठीक ठीक है। है, थैंक यू। सर इसी बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करके आगे ले जाएं। बाज़ दफ़ा आजकल ऐसा भी हो रहा है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जुबली इंश्योरेंस वगैरह, वो अलग से हेल्थ इंश्योरेंस भी करती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर बेशक हमें फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो कवर इतना है कि हमें अर्जेंसी मीट आउट करने के लिए अपने तौर पे भी पॉलिसी लेनी है मेडिकल कवर की, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अच्छा आप खुद जो आप खुद लेते हैं, तो आप सॉर्ट ऑफ कह लीजिए कि अभी हमने टैक्स क्रेडिट में आपको बताया कि आप जो इंश्योरेंस में, अभी आपके सामने पीपीटी में मैंने बताया था कि टैक्स क्रेडिट के लिए जो सेक्शन 62 है, आप उसको रीड आउट कीजिएगा। जो आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा। अगर आप हेल्थ की करते हैं, तो फिर वो हेल्थ वाला तो ऐसे समझें कि वो तो एनुअल बेसिस पे एक प्रीमियम होता है, वो साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो वो आपका ठीक, पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस में ले लेंगे, ठीक सर। ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस वो आपका हेल्थ नहीं है, वो आपका कोई और लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है, तो फिर वो आपका पर्सनल एक्सपेंस नहीं माना जाता, बल्कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट जी है, सर, तो उसके लिए सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो आप सेक्शन को रीडिंग दे लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद कोई भी अलाउंस, अच्छा ये जब ये इंक्लूडिंग ये वो लिख के ना, ये कन्फ्यूज़ करने वाली बातें होती हैं, याद रखिएगा। कोई भी अलाउंस मिल गया तो वो टैक्सेबल है, और उसका कुछ पोर्शन एग्ज़ेम्प्ट है तो यहाँ पे लिख देना, अगर एग्ज़ेम्प्ट है। ये एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट ये क्यों इधर यहाँ पे लिखा हुआ है? हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हों और आपने, मिसाल के तौर पे मैं जॉब करता हूँ और मैंने एम्प्लॉयर के लिए, कॉलेज के लिए मैं कोई चीज़ ले आया, और मैं एक प्रोजेक्टर का वो एक अडॉप्टर ले आया ₹20,000 का, ठीक है? और जब मैंने इनको ला के दिया, तो इन्होंने अगले महीने मुझे सैलरी के साथ वो वाली अमाउंट वापस कर दी। जब इन्होंने मुझे सैलरी के साथ वो वाली अमाउंट वापस की, ठीक है? एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट की, तो देखिए जब मेरा कल को खुदा ना खास्ता वो इनकम टैक्स का ऑडिट खुल सकता है, तो मुझे कहेंगे आप कहते हैं मेरी सैलरी तो है ₹1,00,000 तो पूरे 12 माह की 12 लाख बननी चाहिए। लेकिन आपको तो 12,20,000 मिला होगा, तो ये 20,000 किस चीज़ का मिला है? तो मैं असूली तौर पे अपने को आपको बचाने के लिए यहाँ पे 20,000 लिखूँ कि मुझे टोटल अमाउंट मिली, लेकिन साथ इसको एग्ज़ेम्प्ट भी कर दूँ, ताकि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट में वो इनफ्लो हो रहा है, कल को मैं उसको रिकंसाइल कर सकूँ, ठीक है? इसलिए यहाँ पे कोई आपको एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट हो और वो आपके बैंक स्टेटमेंट में आ जाए, उसको यहाँ पे आप एग्ज़ेम्प्ट करके शो कर लेना और यहाँ लिख लेना। सर ये मेरे काम की चीज है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है। अब जी, जी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि सैलरी स्लिप जो है आप दे रहे हो, और क्या कहते हैं सैलरी स्लिप पे अगर वो मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए उसकी सैलरी और 20,000 ज्यादा एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट का आ जाता है, लेकिन एक सैलरी स्लिप ₹1,00,000 की है और हम अगर उस पे सैलरी क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट नहीं आती, उस पे सैलरी की आता है, लेकिन अकाउंट में कहीं से अलग पैसे आए हुए हैं, तो क्या हम उसे एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं नहीं, रिइंबर्समेंट वो में? वो एम्प्लॉयर से थोड़े आए हैं। अगर एम्प्लॉयर से ही आए हैं, तो फिर आप कल को कहोगे कि यार मैंने ये नहीं, वाली। एम्प्लॉयर से ही आए हुए हैं, लेकिन पैसा मतलब बाहर से किसी और खाते में आया हुआ है ना। अच्छा, किसी और खाते में आया हो, ठीक है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कल को अगर टैक्स ऑडिट खुलेगा तो फिर अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको बेहतर ये है कि आप उसे एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट में डाल लो। लेकिन कल को अगला बंदा कह सकता है कि आपने क्या एक्सपेंस किया था, जो आपको रिइंबर्स हुआ था, ठीक है। लेकिन आप कल को इसमें खेल सकते हो थोड़ा, ठीक है। हाँ, रास्ते में सर लॉन था उसका, वो मैंने मजदूर को पैसे दिए थे 20,000। मजदूर ढूंढ लें। अच्छा, तो इसमें मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे पर्सनल कोई कह देता है कि जी ये मैं आपके अकाउंट में पैसे दे रहा हूँ, आप ये आगे किसी को पेमेंट करनी है, या कोई किसी का बिल उतारना है, या कोई लोन लेता है और वो रिम्बर्स कर देता है, तो वो उस सारी पेमेंट को उसको हम किस तरह देखते हैं, इसको कैसे एडजस्ट देख डालते हैं इसको? सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 ये आपको बताता है, वो आपकी अदर सोर्स इनकम बन जाती है। इस सेक्शन को आप पढ़िएगा, ठीक है। वो आपके अदर सेक्शन सोर्स 39। वो आपकी अदर सोर्स इनकम बन जाती है, और वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है, ठीक है। ये वाला सर सेक्शन अगर आपको किसी और के की मतलब हेल्प जिसके भी की, हैं, उन्होंने पैसे भी
वो ये टैक्सेबल बन जाती है वो भी। हाँ, वो आप इसको एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? इसको हमने करना है एक फ्रॉम अदर सोर्स में, कि कोई भी आपको गिफ्ट शिफ्ट देता है, ये करता है, वो करता है, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव में से नहीं आता, जो रिलेटिव कौन से रिलेटिव जो सेक्शन 85 में डिफाइन हुए हैं। तो 85 में जो डिफाइन 85 के 5 में, इनके अलावा कोई भी बंदा अगर आपको कोई पैसे डालता है, तो वो आपके इस सेक्शन के तहत वो बन जाते हैं अदर सोर्स इनकम। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो कहीं बाहर चले गए, उन्होंने रेंट दिया, तो वो मतलब जो मेरे भी तो है, किसी उसमें नहीं आए। वो पैसे जो आए, जैसे आए वैसे ही आगे चले गए। बस कानून चाहता है, वो कहता है कि आप भी फाइलर हो, वो भी बंदा फाइलर हो, फिर उसको कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है? अगर वो दोनों पार्टीज़ फाइलर नहीं हो, इस सेक्शन को आपने देखना है, हम पढ़ेंगे ना इसको, आप इसको जी देख ठीक है, लीजिएगा, सेक्शन ठीक है? 39। इसको ओके। इस सेक्शन के वो साथ अदर जोड़ के सोर्सेस पढ़ेंगे। में आ जाएगा, अभी सैलरीड पे हम लोग खेल हाँ, रहे हैं। हाँ, इन दोनों को आपने ऐड करके पढ़ना है, ठीक है? दोनों को। 39 और कौन सा आपने बताया दूसरा? 85। हाँ जी, 85 ठीक है। जी। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ पर्क्स, ये वैल्यू ऑफ पर्क्स में हमने आपको बताया है, कोई कन्वेंस है, आपको कोई कोई भी बेनिफिट दे दिया है, इवन कि आपको जो फ्री लोन दिया गया था, कुछ भी आपको बेनिफिट दे दिया जाए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी आपकी सैलरी का हिस्सा ये देखें बना रहा है, सैलरी के पार्ट बना रहा है, ठीक है? उसके बाद इवन कि आपको वो जो गोल्डन हैंडशेक मिलते हैं, जब आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो आपको कुछ अमाउंट दी जाती है, वो भी आपकी क्या है? सैलरी है। टर्मिनेशन बेनिफिट वगैरह, ठीक है? वो भी चीज़ क्या है? सैलरी है। याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी सैलरी है, मैं थोड़ी-सी बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इसको 16 कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको 16 कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैंने 120 कर दिया, ठीक है? मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, जब भी इधर आप सैलरी लिखेंगे, तो इसका जो रिस्पेक्टिव टैक्स बनता है, वो कहाँ पे आता होता है? टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है? जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने नई स्क्रीन खुलती है। इसमें आपने कंप्यूटेशन पे जाके देखना है, कंप्यूटेशन पे, ठीक है? जब आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो बता देगा कि आपका टैक्स नीचे पेएबल पे कितना है? हाँ जी, कि आपका टैक्स एडमिटेड टैक्स क्या होता है? टैक्स पेएबल कितना बनता है, ठीक है? मैं कहता हूँ यार ये 58,000 जो 58,000। है, ये सारे का सारा आपके एम्प्लॉयर ने काट के जमा करवा दिया है, ठीक है? हो सकता है, ये भी हो सकता है उसने इसमें से सिर्फ़ 55,000 जमा करवाया हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कि उसने 59,000 जमा करवाया हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कि उसने कुछ भी ना जमा करवाया हो। अगर उसने मतलब मिसाल के तौर पे सारे का सारा 58,000 का 58,000 ही जमा करवा दिया है, तो आपको पता है कि जो आपका एम्प्लॉयर 149 में टैक्स काटता है, वो आपका एडजस्टेबल है। तो हम एडजस्टेबल पे क्लिक करेंगे, हम कहेंगे कि ये वाला टैक्स तो हमारा कट चुका है। इसमें आके ये 149 के सामने यहाँ पे आके हम लिख देंगे कि ये 58,000 का 58,000 तो हमारा कट चुका है। लेट्स सपोज़ मैंने कहा 58,000 इज़ ऑलरेडी डिडक्टेड, ठीक है? ओके? सर ये जो एम्प्लॉयर हमारी जगह टैक्स देगा सर, इसकी कोई सीपीआर होगी हमारे आईआरएस पे, मतलब जो एम्प्लॉई है जी, जी, उस जी, पे, जी। उसके आईआरएस पे सीपीआर होगी? जी, जी, बिल्कुल होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, होनी भी चाहिए, होती भी है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉइज़ की नहीं होती, प्राइवेट वाले की होती है, याद रखिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके। लेट्स सपोज़ मैंने का आपको अपना दिखा देता हूँ, स्किप नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप में भी डिडक्शन के अंदर आ रहा होता है टैक्स। किसमें? पे स्लिप होती है, पे स्लिप के अंदर डिडक्शन के अंदर इनकम टैक्स अगर पेबल या डिडक्टेड है तो उसमें मेंशन होता है सर, जी, जी। अभी गवर्नमेंट की ल पे ल स्लिप। अभी ये देखें, एसर मालूमात पोर्टल को उसने इसके साथ फिक्स कर दिया है या सिंक कर दिया है। आपकी इसी पोर्टल के अंदर, ये जो आपका एफबीआर का पोर्टल है, इसमें इसने मालूमात में जाके इस चीज़ को सिंक किया हुआ है। आप मालूमात पे जब क्लिक करते हैं, तो नीचे एक नया मेन्यू खुलता है, इसमें एसेट एक्सपेंस थर्ड पार्टी को सर्च करते हैं, इसमें विथहोल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे। जो ही विथहोल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये फिस्कल ईयर लिखा हुआ है, किस ईयर के आपके कोई टैक्स कटे हुए हैं, ठीक है? तो मेरा ये अगर हम जाएँ मिसाल के तौर पे, ये देख लें कि सेक्शन 149 में टैक्स मेरा 15 मार्च को कटा था, ठीक है? 1 महीने का उन्होंने टैक्स जो काटा और वो उन्होंने जमा करवा दिया, ये आगे आना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट, इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ये एक्सेल का एक फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया,
ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज ये 2022 में 15 फेब को ट्रांजैक्शन डेट है, ठीक है। इसमें इन्होंने मेरा 682 रुपये जो है वो जमा करवाया, ठीक है, पार्शियल पेमेंट का। फिर उससे ऊपर ये मैंने किसी को सर्विसेज दी, ठीक है। उन्होंने मेरा 1,70,000 सर का एक्सेल की स्क्रीन शेयर करें, एक्सेल अच्छा वाली स्क्रीन। अच्छा 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 जी, यहाँ पे ये देखें, इन्होंने 70,000 का मेरा जो बना कोई पेमेंट थी, उसका 682 रुपये मेरा जमा करवाया, ठीक है। इसका सीपीआर एक्चुअली नहीं, लेकिन मेरे पोर्टल पे ये नज़र आ रही चीज़। सीपीआर मुझे जिस बंदे ने विदहोल्डिंग किया उससे मांगना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका टैक्स ईयर भी नज़र आ रहा है, किस टैक्स ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है। किस मद में वो विदहोल्डिंग हुई है वो भी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखें, ये भी आपका 15 मार्च को भी सेम अगेन आ रहा है कि 70,000 का 682, ठीक है। उसके दरमियान में ये सर्विसेज के माध्यम में कुछ विदहोल्डिंग हुई हुई है, ठीक है। अब ये कुछ पता नहीं है, कुछ, हाँ, मेरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मैंने की थी छोटी-छोटी, उस पे कुछ विदहोल्डिंग हुई हुई है, ठीक है। ये फिर कौन पेमेंट फॉर सर्च, हाँ, ये कहीं से पेमेंट मुझे आई, ठीक है, उसकी विदहोल्डिंग हुई, ठीक है। तो इस तरह से कोई डिफरेंट किस्म की आपकी जो पेमेंट्स आती रहती हैं, जो पर्सनल मैंने की हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, जो कंपनी के बिहाफ़ पे या फर्म के बिहाफ़ पे होंगी वो अलग आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी सैलरी की भी सारी आपको नज़र आएँगी, ठीक है, और सैलरी से हट के भी बाकी आपको नज़र आएँ। सर जी, मैं अपवर्क और फाइवर पे काम करता हूँ ना, तो मुझे उसकी पेमेंट तो मेरे अकाउंट में नज़र नहीं आती, जो वहाँ से पैसा आता है मुझे, नहीं तो पता वो नहीं जो क्यों? जो वहाँ से आता है, तो वो कौन-सा आपको प्रोटेक्ट करते हैं? वो तो अपनी सर्विस वग़ैरह की, वो आपकी कनेक्टिविटी के आपके पैसे काटते हैं ना, 2 पार्टीज़ को जोड़ने के। वो नहीं, कोई वो तो टैक्स और 20% चलो वो तो काटते ही काटते हैं, लेकिन जब मेरे अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन होती है डॉलर्स की, तो हुँ। उसमें से उनको कोई टैक्स वैक्स नहीं काटना चाहिए, मतलब वो तो आना चाहिए एडजस्टेबल में, नहीं तो वो ऐसा तो कितना कोई टैक्स नहीं आता। वो आपका काट रहे हैं? नहीं 144 वो काट रहे नहीं है, मिसाल के तौर पे मेरी क्लाइंट है नाकिया ब्रांडन ना, वो मुझे अगर ये पिछले दिन उसने मुझे $150 भेजा था, हाँ, तो हाँ। मैंने उसको एफबीआर मालूमात में चेक किया था, उसके उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो डिटेल्स अगर नहीं अगर थी अगर उसमें टैक्स कटा विदहोल्ड ही हुआ। नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आपका कैसे आएगा? ठीक है? ये भी है। सर नॉर्मली जो फॉरेन एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं वो टैक्स क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फॉल नहीं करती इसलिए वो नहीं काटती हैं, और स्पेशली ये ऑनलाइन वाले। हाँ, जी, जी। फॉरेन रेमिटेंस पे तो मेरे ख्याल से 50 लाख तक टैक्स नहीं है। हाँ, वो तो उसने बताया था मैंने आपको। अच्छा जी। चलें जी आगे? जी ओके सर। सर। चलें, लेट्स प्रोसीड। ये मालूमात का पोर्टल इन्होंने अभी ऐड किया, पता है ना? जी सर। अच्छा जी, हमने रिटर्न को ओपन ये कितने, अच्छा मैंने अपने वाला तो ये जो स्टार ब्लिंक्स हो रहे होते हैं, इसका कोई स्पेशल मकसद होता है? नहीं, इसका मकसद ये है कि कुछ इस सेक्शन में या ये इस न्यू के चीज़ अंदर है। ना, हाँ, कुछ एडिशन किए हैं उन्होंने ना, कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जी, ठीक है। जैसे नई-नई दुकान नहीं कोई खोलता तो वो अपना क्या करते हैं, बाहर वो कोई तमाशबीन को लगा देते हैं, कोई लाइटें नई-नई लगा लेजर देते हैं। सर। हाँ, वो कोई बंदा वो लाइटें-शाइटें लगा दी, लेज़र शेज़र जो भाई कह रहे हैं, इस तरह की जो रंगबाज़ी करते हैं, तो इन्होंने भी रंगबाज़ी की हुई है, ठीक है? ये रंगबाज़ी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये रिटर्न हमने खोला, ठीक है? सैलरी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। मैंने कहा कंप्यूटेशन में आके हमें टैक्स का पता चल गया। अब एडजस्टेबल के सामने आके हमने जो टैक्स हमारा कटा था सारा हमने लिख दिया और इतना ही कटा हुआ था। मैंने कैलकुलेट पे दबाया। अब मैं कंप्यूटेशन के सामने जाऊँगा तो आप देखिए जो पहले आपका लिमिटेड आ रहा था वो अब गायब हो चुका है, ठीक है? वो अब उसके सामने नहीं आ रहा, ठीक है? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि वो सारा ना कटा हो, कोई एक्स्ट्रा कट गया हो। जितना आपका कट गया, आपके एम्प्लॉयी ने काटा है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है? अगर आपका कटा हुआ ज़्यादा है, तो आपका रिफंड बन जाएगा, ठीक है? वो कैसे होगा, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, बनता तो 58,000 है, लेकिन उसने गलती से आपका 59 काट लिया था, ठीक है? सर एक छोटी सी सजेशन है सर। मशवरा दें, हुक्म करें। सर मैं ये कह रहा था, चले लीगल लीगल तो आप हमें बता ही रहे हैं। इसके हुँ। साथ सर अभी सैलरी का कर ही रहे हैं प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल प्रैक्टिकली, तो कोई सर ट्रीटमेंट श्रीटमेंट भी बता दें, मतलब कोई छोटी-मोटी जो
मतलब समझ लेना, वो नहीं होती छोटी मोटी, मतलब क्या? ये क्या कहते हैं उसे, टैक्स टैक्टिस बचाने टैक्टिस के जो गुण होते हैं। टैक्टिस टैक्टिक्स टैक्टिक्स अच्छा, फार्मूला लेना चाह रहे हैं। यार मैं सही बात करूं, असल मसला पता है क्या है कि हमें वो बंदा पसंद करेगा जिसको हम बेनिफिट लेके दें। फिर यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही है। टैक्स अवॉइडेंस अवॉइडेंस का, एक टैक्स अवॉइडेंस का, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी गपशप लगाएंगे किसी अगली क्लास में, इसकी बड़ी मजे की स्लाइड मैंने बनाई हुई है, वो फिर डिस्कस करेंगे। मैं इसकी मिसाल ही आपको दूंगा, आप तरीका वो ढूंढें खुद भी। अब ये देखें, सपोज करें कि ये एक हमारा चौक है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ से बिल्कुल सीधा सिग्नल लगा हुआ है, क्रॉस करेंगे ना तो ये सब देख के आपको चालान होने ही होना, ठीक है। आप इसको कहते हैं टैक्स अवेयन, यानी कि गलत तरीके से टैक्स गवर्नमेंट का मारना। दूसरा तरीका ये है कि समटाइम ना, ये लेट्स सपोज कि यहाँ से करके ना ऐसे करके छोटे से कट बने होते हैं, आपको शायद पता हो। लोग क्या करते हैं, इधर से गए, ऐसे गए, यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर से ना, शायद आप लोग जानते हैं, यहाँ से आप ऐसे फिर आगे सीधे निकल गए। यानी कि आपने चौक का सिग्नल भी करा, वो ब्रेक नहीं किया और आगे भी निकल गए। ये वाली जो स्कीम होती है ना, टैक्स कानून को तोड़े बगैर बेनिफिट ले लेना, इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, टैक्स अवॉइड करना। जो टैक्स अवॉइडेंस की प्रॉपर कानून है ना, या जो अपना प्रॉपर तरीका है, वो है कि आप टैक्स क्रेडिट्स लें, टैक्स एग्जम्पशंस को देखें, ठीक है। तो अब आप पर्सनली तौर पे जो सही बात है कि उसको देखना पसंद ही नहीं कर रहे। जैसे अब सेक्शन 2 ये इंश्योरेंस प्रीमियम वाला ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने इंश्योरेंस प्रीमियम वाली चीज़ को पढ़ा हो या कभी आपको पता भी हो, ठीक है। सेकंड शेड्यूल को कभी सर किसी अब तो बंदे ने बाद में पढ़ा? कोई इंश्योरेंस कराते ही नहीं है कभी। अच्छा, चलो मैं कह सेकंड, सर अब तो बाद में लोग बीमार ही नहीं होते, मरते ही नहीं। नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस इज हराम, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जरा जरगोई वाला सिस्टम है ना सर। अच्छा, क्या बात है, मजहबी आदमी हैं आप तो भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, लोग अच्छा, हैं। अच्छा, आप मतलब मजहबी मैं नहीं भी हैं। हूँ थोड़ा बहुत सा, मतलब हूँ डेफिनेटली, लेकिन बस वो इतना रेडिकल टाइप नहीं हूँ, नॉर्मल अच्छा, सा हूँ। अच्छा, अच्छा, चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो इसमें ना मैं आपको चीज़ बता दूँ मेरे भाई, अब ये जो एग्ज़ैक्ट फिगर्स है ना, वो तो पंच करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अब इसमें जो 2 नंबरी का एलिमेंट है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को खेल सकते हो। लेकिन कानून हमारा पाकिस्तान का इतना कॉम्प्लिकेटेड, अगर सही मायनों में आप अप्लाई करने चले जाएँ ना, यकीन करिए बहुत कम रास्ते बचते हैं जो आप जिनसे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन 2-4 टिप्स आपको ऐसी ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह, जो आप याद रखेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? तो लेकिन पता है अभी स्टार्ट के इनकम टैक्स में मैं क्या करता होता था सर? हुँ, बोलें? हेलो, जब मैं यूँ करता था कि ये जो एडजस्टेबल टैक्स है ना जितना, इसके सारे खानों में जो टैक्स आया हुआ होता था वो लिखता रहता था, कहीं तो आके जीरो होता था, सबमिट कर देता था। यार ये तो फिर कसम से सर। टैक्स अवैयन है ना, टैक्स का हर कानूनी तरीके से हम मान रहे हैं। और लोग पता है क्या करते हैं, एक पर बंदे को नोटिस आया हुआ था, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो कॉलम है ना, ये देखना, जब आपने कभी एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया होता है ना पिछले साल में, आपका रिफंड बना हुआ है। रिफंड कैसे बना था, मिसाल के तौर पे ये रिफंड बना हुआ है, नज़र आ रहा है ये रिफंडेबल इनकम टैक्स, यानी कि जी हमारा सर। कटा हुआ 59 है और हमारा जो बनता है वो 58 है, तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा बना हुआ है, ठीक, कटा हुआ है। अब ये अगले साल जी में सर। जब हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख के इसका बेनिफिट ले लूँगा, ठीक है? और ये भी इस दफ़ा इन्होंने कॉलम सही पहले बोला। डिसेबल कर दिया था, बाद में इनेबल कर दिया, ठीक है? यहाँ पे लिख के इसका बेनिफिट ले लूँगा, ठीक है? अब एक बंदे ने रिटर्न ही पहली दफ़ा फाइल की और उसने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा रिफंड बनता है पिछले सालों का, जो कि 5000 है, और आपके जैसा कोई काबिल वकील था, उसने मंड दिया, ठीक है? अब उसका नोटिस आया हुआ था कि आप बताएँ कि आप पे पेनल्टी क्यों ना इम्पोज़ की जाए, आप पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्यों ना लगाया जाए, कि आपका तो फर्स्ट ईयर ऑफ फाइलिंग द रिटर्न था, तो आपका ये रिफंड किस तरह से बन गया पिछले सालों का, ठीक है? सम हुँ, समझ रहे हैं बात को? सही है। तो कल सर को इसी प्रैक्टिस से, सर इसी प्रैक्टिस से एक और रिलेटेड प्रैक्टिस भी है।
हमारे अपने बाद में बड़ी नॉर्मल है ये चीज़ कि हम लोग ना जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो हम लोग पे न्यू रजिस्ट्रेशन आती है ना, तो 2021 का क्योंकि PSID पे चलान बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2021 और 22 के ही चलान मतलब रिटर्न फाइल कर देते हैं ना। अब जाहिर बात है, एक बंदा 10,000 रुपया पे कर रहा है, तो किसी का दिल नहीं करता कि पिछले 4 सालों के रिटर्न फाइल करना है। तो बिल्कुल वो सही जो है। एसेट हमें बताता है, वो एसेट्स हमें बताता है ना, तो एसेट्स में हम यूँ करते हैं कि 2021 के सारे वेल्थ स्टेटमेंट बनाई हमने, एसेट्स वगैरह डिक्लेयर किए, और जो अब जाहिर बात है, अब तकरीबन 50 लाख 56 लाख के अगर एसेट बनते हैं, तो वो रिकनसाइल तो नहीं हो रहे, तो वो हम क्या करते हैं कि एसेट प्रीवियस ईयर के डाल के बराबर कर देते हैं। ओपनिंग एसेट में डालते होते हैं हम लोग, वो सारे तो मौजूदा साल में नहीं हो सकते ना। पता नहीं, इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस है नफ्टबाद के, आपने जितने प्रीवियस, अब मिसाल तो 21 का कर रहे हैं ना, तो रिकनसाइल करने के लिए जो 56 लाख रुपया बना है, वो प्रीवियस ईयर में ही डाल दिया। और इस मैं खुद भी अक्सर यूं ही करता हूँ, लेकिन मुझे इसका हल भी नहीं पता कि करना क्या, असल में क्या करना होता है। मुझे पता है कि असल में कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं वही प्रीवियस ईयर में डाल के, आज तक नोटिस नहीं आया, अल्लाह नहीं, का करम है। इस पे लेकिन डिस्कशन करेंगे। इस पे ना एक प्रॉपर, यही एक मजे की चीज़ है जो मैंने बतानी, बड़ी अहम टिप है, ये दूँगा, ठीक है? ये टिप आपको बतानी है, जो छुपा के रखी हुई है अभी। ठीक है सर। ओके ठीक ओके। ठीक है? अच्छा, ये इसके अलावा भी अगर आपके कोई टैक्सेस कटे हुए हैं तो एडजस्टेबल के अंदर है। आप मिसाल के तौर पे आपने कोई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई, ठीक है? और रजिस्टर्ड करवाई तो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन वालों ने आपका कोई टैक्स जो है वो काट लिया, ठीक है? ये जो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन वालों ने टैक्स काटा, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके, ठीक है? प्लस पे क्लिक करके जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो उस गाड़ी की डिटेल्स देनी होगी। लेट्स सपोज़ मैंने क्लिक किया, तो कहता है गाड़ी का नंबर क्या है, वो गाड़ी की टाइप कौन-सी है, मॉडल कौन-सा है, इंजन कैपेसिटी कौन-सी है, सारी चीज़ें दे दो तो बहुत अच्छा है। अब सारी नहीं देते, तो लोग बस लिख देते हैं GLI फलाँ, ठीक है? बस फर्ज़ी सा करके ये इसको बस इन दोनों कॉलम्स में डिटेल्स चाहिए, इन दोनों में। आप दोनों में लिख के ओके कर दोगे, तो बस आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएँगी। और साथ ही ये वाली चीज़ जो अभी ये डिसेबल है तो इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई टैक्स आपका कटा हुआ है वो लिखना है। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो सारे टैक्सेस हैं ये इनकम टैक्स वाले हैं। अगर आपका कहीं पे सेल टैक्स आपने पे किया है, आप कहीं मैंने वो एडजस्ट करना है तो वो वाला आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये सारी चीज़ें किसकी बात हो रही हैं? आपके इनकम टैक्स की, ठीक है? ओके सर। जी ठीक सर। तो आप जब ये सारे टैक्सेस लिख लेंगे, तो अच्छा, इसके बाद हमने ये अभी सिर्फ किया, मैंने आपको कल बताया था, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक आपकी इनकम आती है और उस पे टैक्स आता है, ठीक है? और दूसरा हिस्सा होता है आपका वेल्थ स्टेटमेंट का। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे जब हम जाते हैं, यहाँ पे टैक्सेस को हमने कर लिया सेट, ठीक है? और आप कहते हैं नहीं यार, मेरे जी जो सर। जो एम्प्लॉयर है वो तो टैक्स जो है वो काटता ही नहीं है, मुझे उसने सैलरी दी है, मैं बहुत नेक आदमी हूँ दुनिया का और मैं टैक्स पे करना है, जो कि आप लोगों में से कोई एक आधा नेक आदमी होगा भी, ठीक है? तो फिर उसके लिए हमें चालान बनाना पड़ता है। चालान बनाने का भी शायद तरीका बताया था, अगर नहीं बताया था तो बता देता हूँ। e.fbr पे आके, ठीक है? e.fbr.gov.pk। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप उसी बंदे का आईआरएस वाला यहाँ पे लॉगिन करें, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा? इतना ये पोर्टल दुनिया का खक्कर तरीन और फारिग तरीन और उससे भी कोई गंदा लफ़्ज़ हो तो वो है। तो आप चुप करके डायरेक्ट आके ना ये गेस्ट ई मोड में पेमेंट्स बना पे। लीजिए। हाँ, ई-पेमेंट्स पे बस डायरेक्ट क्लिक करके ना गेस्ट मोड में बना लीजिएगा। ई-पेमेंट पे क्लिक किया, जो ही पेमेंट पे आपने क्लिक किया, अच्छा अभी ये काम भी नहीं कर 3 बार ये भी लेगा सर। रहा। नहीं, इस पे थोड़ी देर माउस रखेंगे तो ये खोलेगा, वैसे नहीं खोलता। अच्छा, यार क्या इसका हो गया? थक्कड़ अच्छा, तो है सर ये। हाँ, इसमें आपने क्लिक करना है किस पे? इनकम टैक्स पे, ठीक है? अच्छा, ये अब इसके ऊपर आ रहा है, अच्छा शुक्र है। ये इनकम टैक्स पे आपने क्लिक कर दिया। अभी दोबारा करेंगे, इतने आराम से नहीं खुलता होता ये सर। इतना इससे तो बेहतर है कि हम वैसे ही ओपन कर दें इसको। नहीं सर, इसे क्लिक ना करें, इसे ऊपर रखें इसके माउस, ये खुद खोल देगा थोड़ी देर बाद। अब कितना इसको ऊपर रखूं भाई इसको? मैं लॉग इन कर रहा हूँ भाई, इसको लॉग इन चल, कर लीजिएगा। मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ये भी ठीक है। अजीब फजूल आदमी है कसम से। अच्छा, फौरी तौर पे क्वेश्चन पे आता है,
तो जैसे बनी दुनिया का कोई नेक तरीन काम कर लिया हो, इस पे स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है? मुबारक साहब, आज ये का दिन ही खराब है। ये आप लोग के साथ ऐसे सबके साथ होगा, ये लाज़मी तौर पे एक दफ़ा होगा। लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। अब ये देखो गवर्नमेंट की वो एक बहुत बड़ी जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसका ये चालान बनाने का सर पोर्टल सर वो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, सारा चालान करके सब कुछ करके आखिर में कंफर्म का बटन जो है इनेबल ही ना हो रहा हुआ? नहीं शुक्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ, शुक्र है। मेरे साथ ये भी बहुत बार हुआ है। अच्छा, आप तो बड़े खुशकिस्मत आदमी हो भाई। आपने क्लिक करना है जी ई पेमेंट पे, हमने क्लिक कर दिया, ठीक है? जो ही क्लिक किया तो आपके भाई ये आज काम नहीं कर रहा, ठीक है? मैं नहीं करवा रहा ये आज। मैं ट्राई करूँ सर स्क्रीन शेयर करके? करो, मैं आपको इधर से वो देता हूँ अपना राइट देता हूँ, ठीक है? लो जी, ओके सर। लो जी आपको पावर दे दी है, शेयर करनी। मौत पड़ी हुई है सर। लॉग आउट करके बैठ से देख रहे हैं, हो सकता है इधर से सही हो जाए। इनकम टैक्स, लो जी मुबारक हो खुल गया। इनकम टैक्स पे क्लिक खैर किया, मुबारक, खैर मुबारक। इनकम टैक्स पे हमने क्लिक किया, ठीक है? जो ही इनकम टैक्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है? अच्छा जी, एक मिनट सामने का बंद कर दें तो स्टॉप। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने, अगर मैं कहता हूँ टैक्स कटा ही नहीं हुआ और आप पे करना चाहते हैं, कभी भी आपका टैक्स पेएबल आ रहा हो तो उसका चालान बनाना हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने टैक्स ईयर पे सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज टैक्स ईयर 2022, ठीक है? उसके बाद उस बंदे का यहाँ पे आपने सीएनआईसी दे के, ठीक है? यहाँ पे सीएनआईसी मेंशन करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 353013737679, ठीक है? मैंने सीएनआईसी मेंशन कर दिया। अच्छा, जब सीएनआईसी मेंशन किया तो इंटरेस्टिंगली उसने सीएनआईसी को कन्वर्ट किस में कर दिया है, एनटीएन में, ठीक है? खुद ब खुद ही। और साथ नाम उसने खुद लिख दिया, नाम मैंने नहीं लिखा, ठीक है? जब मैंने नाम लिख दिया है तो अब मुझे नीचे जाके इसका बताना है कि ये वाला जो टैक्स है इसकी नेचर क्या है। कौन-कौन सी नेचर हो सकती है? एडमिटेड टैक्स जिसको टैक्स पेएबल कहते हैं, एडवांस टैक्स भी हो सकता है, सीवीटी या फॉरेन एसेट्स के बारे में, ठीक है? खैर अभी हम कहते हैं कि एडमिटेड टैक्स का हम चालान बना रहे हैं, ठीक है? जो आपका दूसरा चालान होता है पेनल्टी वाला, वो भी यहीं से बनता है, वो मिसलेनियस में आके बनता है, ठीक है? जो आप फाइनल करना होता है एटीएल उसमें वाला भी तो। एटीएल वाला, बिल्कुल। लेट्स सपोज अभी हम कहते हैं एडमिटेड का, एडमिटेड कर दिया। एडमिटेड के बाद आपने इसको सेक्शन 137 करना है, ठीक है? 137 के बाद ये साइड डिटेल्स इसने मुझे खुद लिख के दे दी। कितना टैक्स है जिसका आप चालान बनाना चाह रहे हो? मेरा 58 का 58 ही जमा नहीं हुआ होगा, ठीक है? मैं 58 का 58 यहाँ पे लिखता हूँ, देन यहाँ पे उसको अमाउंट पे मेंशन करता हूँ, ठीक है? अमाउंट को मेंशन करने के बाद जब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है? उसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल मेंशन करना है, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे ये चालान भी मुझे भेजेगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? मज़ीद एक और सर कंफर्म नंबर करना है। खत्म कर दिया? नंबर खत्म कर दिया, ठीक है? नंबर इसने खत्म कर दिया, ठीक है? कहता है कि आपको ये ईमेल वाया नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है? ये मुझे बस एक कन्फर्म का बटन दबाना है बस। हाँ, ये देखो फिर इसने बगैरती कर दी एज़ यूजुअल। अभी हमने 22 लिखा था, तो इसने अगेन 23 कर दिया, ठीक है? तो ये जब आपने कन्फर्म करना हो, दोबारा ऊपर आके एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये एक दफ़ा मेरे से गलती हुई है जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि जब आप ये कन्फर्म करने आते हो, तो ये हर साल ये करंट ईयर को यहाँ पे कर देता है, ठीक है? आप 21 करके पूरा फॉर्म फिल करोगे, जब ऊपर जाओगे ये फिर इसने 22 किया होगा या 23 किया होगा, जो करंट ईयर चल रहा होगा, ठीक है? तो आपने इसको फिर अकॉर्डिंगली देखना ज़रूर है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आप देखना चाहते हो तो देख लो। एक कन्फर्म का बटन दबाऊँगा तो मेरे ईमेल पे मुझे चालान मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है सर।
मतलब सर ये जो आप बता रहे हैं ये गलती नहीं होती, गलती मैं बताऊं क्या होती है सर। आप किसी का एटीएल बना दे, 5 क्लाइंट्स आपके पास हैं एनटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, आप एटीएल बनाएं और एटीएल की जगह एडमिटेड टैक्स में आप उनका चालान पे भी कर दें उनसे नहीं फीस वो लेके, नहीं वो और फिर इवन आपको दैट, जेब से 5,000 देना पड़े। हाँ ऐसे ही है। नहीं वो हमने तो एक दफा ये जो हुआ था, रेक्टिफिकेशन भी करवा ली थी सीपीआर की, ठीक है, रेक्टिफिकेशन भी करवा अब ली थी। 1,000 रुपए का चालान है सर, उसके लिए 300 रुपए के आप वो भी लगाओ, क्या कहते हैं, स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर लगाओ, और फिर वो तो सर इससे बंदा क्या बचाए, फिर मैंने कहा हाँ चलो वो जेब से ही दे देता हूँ। नहीं अच्छा किया, वो टाइम भी वेस्ट होता है फिर। सर अगर एंड पे टाइम मिले तो ये थोड़ा सा टैक्स पेमेंट नेचर की थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा। अच्छा मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। ये बेसिकली ये जी। होता है, अगर हम वापस चलें, बेसिकली जो पेमेंट करने जा रहे हो किस तरह की है, ठीक है। पेमेंट किस तरह की हो सकती है, आपका कोई टैक्स पेबल हो सकता है, आप कोई एडवांस टैक्स पे करने जा रहे हो, आप कोई विद होल्डिंग पे करने जा रहे हो, ठीक है। ये ये जो बंदा है ना, अब ये कह लें कि ये पर्टिकुलर किसके आ रहे हैं, विद होल्डिंग एजेंट के या टैक्स पेयर के, ठीक है। अब ये क्योंकि मैं अपना टैक्स पे कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे अपने पर्टिकुलर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर मैं बीइंग विद होल्डिंग एजेंट ये वाला बना रहा हूँ तो ये विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे मेरे आएंगे, ठीक है। अब इसमें विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे आएंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जो मोस्टली करती हूँ वो यहाँ तो फाइनल है या एडजस्टेबल है, अच्छा सैलरीज है यहाँ पे गुड और सर्विसेज पे है, तो बाकियों की नेचर का मुझे इतना नहीं आइडिया। नहीं, आप देखें ना, आप ये करती होंगी एडजस्टेबल एंड फाइनल को आप देखती होंगी, ठीक है। अब जी या तो ये बिल्कुल। एडजस्टेबल को और या इसको देखती होंगी, ठीक है। जी बिल्कुल, इन दो को। वर्कर्स वेलफेयर फंड ये भी आपका होता है। ये जस्टिस आपके साकिब शाह साहब एक जजमेंट पास कर गए थे, आपके प्रॉफिट का 2% ये पे करना होता है, ठीक है। लो जी दोबारा बात की। अच्छा, आपके प्रॉफिट का, अच्छा ये हम इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, हम इस पे मजीद डिस्कस कर लेंगे। जो आपकी पेमेंट है ना उसकी नेचर क्या है, वो किस किस्म की पेमेंट आप करने जा रहे हैं, वो वाली चीज यहाँ पे हमने देखनी होती है, ठीक है। इस चीज के बारे में हम दोबारा सर वो जो विदहोल्डिंग सर वो जी जो विदहोल्डिंग की हम 4.5% की बात कर रहे थे सर, वो विदहोल्डिंग फाइनल होगा या एडजस्टेबल? नहीं, वो डिपेंड करता है किस सेक्शन की विद होल्डिंग है, वो डिपेंड करता है वो चले। किस है। ये वाली चीज बताई थी सेक्शन को भी, कल कल पूरी क्लास में था तो मगजमारी की थी, फिर भी आपने, मेरा ख्याल है कि वो तो बस मुझे याद है सर, 153 था, 165 आप था, 161 था। आपको पापा जॉन्स नहीं, वो पुरानी बात है, कल इतना तो टाइम हमने लगाया था, आपके पिज्जा ख्वाबों में आ रहा था, हम मजाक में लगे हुए थे, आप सच्ची वाले ख्वाबों में थे। नहीं सर, जी वो आखिर में आना था, फिर क्लास खत्म हो गई थी, बोतल भी नहीं आई थी, रास्ते में थी। लेकिन जेन इसका उधर था ना। चलिए, अभी भी चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। इंशाल्लाह इन चीजों को मजीद आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन कुछ ना कुछ अफाका हुआ है ओके। आपको। हाँ सर, अच्छा। ओ यार ये बंद कर लिया करो। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को मजीद बेहतर से बेहतर तर करेंगे, ठीक है। और जी। आपने, जी ठीक है ना। सर, इसी इसी तनाजुर में एक सवाल मेरा ये था कि अगर किसी की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी हो ठीक है। और उसके एडवांस टैक्स भी कट रहे हों और यूटिलिटी में और सारी चीज़ों में आ रहे हों, और अगर वही ग्रोसरी भी ले रहा है जिस पर वो जीएसटी भी दे रहा है, तो क्या वो इनकम टैक्स क्रेडिट में कहीं एडजस्ट होगा या नहीं होगा? जीएसटी तो आप सोचो भी ना, जीएसटी इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। पार्ट ऑफ द जीएसटी कॉस्ट तो है। वैल्यू एडिशन टैक्स है, वो इस पे आता हाँ ही नहीं है। इनकम टैक्स वो और सेल्स टैक्स ये तो टोटली अलग कानून डील करता है। जब भी आपको एडजस्टमेंट मिलनी है, वो आपको इनकम टैक्स के, वो भी उनकी एडजस्टमेंट मिलनी है जो एडजस्टेबल है। फाइनल वाले का भी आपको वो सिर्फ रिपोर्टिंग होती है, उसका भी कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। जी जी ठीक है सर, ये तो कानून बना हुआ है, लेकिन मैं वैसे लॉजिकली बात कर रहा था कि टोटल सोर्स ऑफ इनकम है उसी में से ग्रोसरी और सारी चीजें आ रही है जिस पर चलो जीएसटी दिया जा रहा है, फिर और तो परेशान उसका। करो, और जी परेशान करो, जी आपको सैलरी मिलती है, उस जी पर टैक्स कट जाता है। जब जी टैक्स जी। कट जाता है इसका मतलब है कि वो सैलरी आपकी टैक्स से पाकशुदा, उस पर दोबारा टैक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन डबल टैक्सेशन भी है। हाँ, जब आप दोबारा जाते हो, अब माइल का कार्ड लेते हो, उस पे चलो ठीक है सेल टैक्स लें फिर भी कोई मसला नहीं है। उसमें जब आप कार्ड लेने जाते हैं तो कार्ड के ऊपर आपसे इनकम टैक्स ले लिया जाता है, सेल जी टैक्स आपसे वो बाद में अलग ही आया था जब आप एक एक कॉल जी। करते हो, ठीक है। एडवांस टैक्स अलग है, विदहोल्डिंग अलग है, सर्विसेज अलग है। अलग है, तो यानी कि सर वो आपसे मेरे नजदीक हम्म।
सर मेरे नज़दीक ना क्या कहते हैं, सैलरीड बंदे को जो एक्सपेंसेस वो करता है उसमें कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता जो बिजनेसमैन है ना, उसे इस चीज़ में फायदा होता है कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह निकालते हो तो आप उसका स्लैब काफ़ी गिरा सकते हो। उसमें क्या कहते हैं, जो टैक्सेबल स्लैब है वो गिरा देते हो, वो तो आप आप उसमें टैक्स से वो बच आप सकते हो। अपनी बाकी अपनी दुनिया में वो गिरा रहे हैं, लेकिन कल को ना जितने एक्सपेंसेस करोगे, अगर वो कंपनी हुई तो विद होल्डिंग एजेंट में वो कहेगा अच्छा इतनी पेमेंट्स की हैं, मुझे उसकी विद होल्डिंग का वो हिसाब दो। आपकी नज़र में तो सिर्फ ये है ना प्रॉफिट पे टैक्स देना, हालाँकि प्रॉफिट पे तो टैक्स एक रिक्वायरमेंट है ही है। तो विद होल्डिंग भी आपकी एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि बेसिकली एक किस्म की आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती। यू हैव 2 काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, वन टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड द अदर वन इज़ विद होल्डिंग, ठीक है? विद होल्डिंग का आप बड़े सर बड़े मेरा सारे एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। सर मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नहीं तंग करता आपको। जी, जी। मतलब मुझे पता है आज ज्यादा पूछे मैंने। सर हुँ, मुझे ना कल फर्म ने एक वकील साहब का हमारे दिया, सरदार नासिर असलम साहब का, समझे कि वो ना सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पाकिस्तान के थंब वकीलों में से एक हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। उनकी पिछली बार जो खाली टैक्स टैक्स बना हुआ था ना, पिछले 2021 वाले उसमें 2022 वाले में, तो वो सर तकरीबन उनका बना था कि कोई मेरे ख्याल से 6 लाख उन्होंने टैक्स पे किया था, खाली अपनी जो लीगल सर्विसेज हैं उनके उस पे। ठीक तो है। इस बार जब मैंने उनका बनाया तो मुझे फर्म ने कहा कि क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो आपने ना कोई नहीं करना, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो आप जस्ट इनको कर दें, टैक्स स्लैब नहीं बनाना है इनका। मैंने कहा ठीक हुँ, है। मैंने उनकी सारी सर उसमें ना एक चीज थी कि सैलरी जो वो वेजेस पे कर रहे थे, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आता है, सर वो जो वेजेस पे कर रहे थे वो तकरीबन थी कोई समझे कि 4 से 5 लाख रुपया, हुँ। ठीक है। तो सर वो जब हम वेजेस पे करते हैं तो उसमें एफपीआर हमें पूछ सकता है ना कि यार आप वेजेस पे कर रहे हो, आपने इनका कितना टैक्स काटा हुआ है उसमें से। नहीं वो बंदा विद होल्डिंग एजेंट है। सर हुँ। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से है। कैसे है? सर वो पाँच इंडिविजुअल है ना? 6 लाख। इंडिविजुअल है ना? हाँ, इंडिविजुअल है। आपने फिर अगेन वो सेक्शन नहीं पढ़े हुए और किसी बंदे को समझ आई है कि किस तरफ बात ये लेके जा रहे हैं, हवा में तीर मारी जा रहे हो। वो आपने सेक्शन ही नहीं पढ़े हुए सर और ऐसे आप अब बहके जा रहे हैं। अच्छा, चलिए सेक्शन ठीक है, वो पढ़ लिया 153 को होगा। दोबारा पढ़िएगा ना, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कोई पेमेंट करता है या सैलरी के अगेंस्ट 149 में अगर आप उसको घुमा फिरा के अगर विद होल्डिंग एजेंट बनाते भी हो, तो क्या वो वाक़ई विद होल्डिंग एजेंट बनता है? पहले तो ये देखो, ठीक है? ठीक है सर। पहले ये सारे सेक्शन को मुझे मुझे समझ लग गई आपकी बात, ठीक है ना? लेकिन उन सारे सेक्शन को पढ़ो एक दफ़ा, ठीक है ना? सिर्फ सवालों की आता चलें है सर, मैं ये क्लास खत्म हुआ आज पहले मैं ये सारे सेक्शन पढ़ूंगा। हाँ जी, 149 को भी पढ़ लेना आप कंबाइन करके साथ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। जी एचएम तारिक एडवोकेट साहब कोई सवाल है सर आपका? जी अनीस साहब कोई आपका क्वेश्चन हो? अकील भाई, नाज़, अब्दुल्ला, फरज़ाना उसके बाद वसीम, किसी का कोई सर एक क्वेश्चन है? सर एक चीज़ है, जो सेक्शन आप पढ़ने को कहते हैं वो मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे ऊपर से गुजरा उसमें कुछ तो क कभी क रेफरेंसेस होते हैं तो क कभी इसको। आके आपने कहा है कि मुझे सर फलाँ वाला आपने सेक्शन असाइन किया था, मैंने सर पढ़ा आप जितने देते हैं मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वो कुछ समझ आते हैं, कुछ नहीं समझ आता। जो आप उस तरह वो क्लियर करके पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। तो कुछ इसमें हेल्प कुछ ऐसा कि क्या किस तरीके से उसको स्टडी करें कि आ वो आ समझ आए? आप उसकी रीडिंग किया करें, ठीक है? जहाँ समझ आए, हम क्लास के स्टार्ट जब मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन, तो कभी आपने कहा है कि सर आपने वो क्वेश्चन वो असाइन किया था, मैंने पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आई और या मैंने उस पे कहा हो कि नहीं, नहीं मैंने नहीं बताना। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, इसलिए बोल नहीं तो पाती हूँ। फिर तो नहीं, नहीं आप कहा करें जी मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं समझा, इसमें कुछ शर्मिंदगी वाली बात तो नहीं है, कुछ आप गलत तो नहीं कर रही, ठीक है? आप पूछेंगी तो मैं बताऊँगा, जब आप चलिए ठीक है, जब मैं बताऊँगा तो समझ भी आ जाएगी, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है? अभी नेक्स्ट अच्छा। क्लास के लिए आपने कौन-कौन से बताए, अगर एक दफ़ा रिपीट कर दें तो? मैं तो कहूँगा कि ये जो पीपीटी आपको भेजता हूँ, ठीक है? आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना सैलरी वाला जो सेक्शन है पढ़ लीजिए, ठीक है? अच्छा ये है कि आप सेक्शन 12 से 14 एंड रूल 3 टू 5 पढ़ लें, ठीक है? और इसके साथ जोड़ लें सेक्शन 149 को, ठीक है? और अब मैंने कुछ हद तक मैंने बताया है, कुछ हद तक आप पढ़ के आएँगे तो इंशाल्लाह हम इसको आसान कर लेंगे, मज़ीद बेहतर कर लेंगे चीज़ों को, ठीक जी है? ठीक है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।
जी वकील साहब का माइक ओपन नहीं हो रहा, चलो ठीक है जी वकील साहब आप मौजें करें। जी अमन आपने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा? अब्दुल्ला भाई कभी कभी नजर आते हैं, नाज नजर आती हैं, नाज कुछ दिनों से बड़ी खामोश हुई हैं, बड़े पहले क्वेश्चन करती थी दरमियान में। सर एक्चुअली मेरी पिछली कुछ क्लासेस मिस हुई हुई है तो मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैं पोर्टल पे जाकर पढ़ूंगी फिर मैं देखूंगी। मिस क्यों की हुई हैं? वो सर वो बैंक से इतनी लेट आई मैं, फिर वो मतलब टाइम नहीं मिल सका इसलिए इसमें मिस हो चुकी है। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टाइम निकाल के ले लीजिएगा। अच्छा वसीम भाई ये किसी और का क्वेश्चन है? अदरवाइज हम क्विट करते हैं सेशन को, ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है अमन आप पोर्टल पे ले लीजिएगा, अभी वो अपग्रेड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कल तक वैसे वो लाइव कर देंगे, उम्मीद है। तो फिर शायद आपको वैसे भी उसका कोई बेटर जो है ना वो प्रेजेंटेशन भी शायद आपको बेटर मिले, उसमें डिफरेंट चीज़ों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह।